हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हम पॉलिटिकल साइंस क्लास 6 की ख़त्म कर चुके हैं, उसके बाद हम आज अपनी ज्योग्राफी स्टार्ट करने वाले हैं। तो आवर फर्स्ट चैप्टर इज़ द अर्थ इन सोलर सिस्टम। सौरमंडल में अर्थ के बारे में और कुछ ब्रह्मांड के बारे में, यूनिवर्स, स्टार्स, प्लैनेट, इन सब के बारे में डिस्कशन करने वाले हैं हम फर्स्ट चैप्टर में। और एक बात और मेरे को आपसे डिस्कस करनी थी कि इस बार हम क्योंकि मैं सैटरडे संडे वीडियोस नहीं डालती हूँ, तो इस बार मैं सैटरडे भी वीडियो डालने वाली हूँ, क्योंकि ज्योग्राफी में 6 ही चैप्टर है। तो मेरी कोशिश रहेगी कि इस वीक में इसको कंप्लीट करा के और नेक्स्ट वीक से हम अपना हिस्ट्री को शुरू कर पाएँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले हम कुछ टर्मिनोलॉजी समझ लेते हैं ताकि हमें आने वाले आगे चैप्टर में कोई प्रॉब्लम ना हो। तो फर्स्ट टर्म इज़ यूनिवर्स, दैट इज़ ब्रह्मांड। ऑल ऑब्जेक्ट दैट वी सी इन द स्काई आर कोल्ड कैलेस्टियल बॉडीज़। हमारे आकाश में जो या हमारे स्काई में हमें जो भी सभी ऑब्जेक्ट्स हैं वो दिखाई देते हैं, उनको हम कैलेस्टियल बॉडीज़ कह सकते हैं, खगोलीय पिंड कहा जाता है। एंड दे टुगेदर फॉर्म द यूनिवर्स, और यही सब मिलके क्या बनाते हैं, यूनिवर्स को बनाते हैं। इट्स डिफ़िकल्ट टू इमेजिन हाउ ह्यूज द यूनिवर्स, और इमेजिन कर पाना यूनिवर्स को कि कितना बड़ा है, तो वो हम नहीं कर सकते क्योंकि ये काफ़ी बड़ा है। तो इसी के अंदर हमारी गैलेक्सी, सोलर सिस्टम और हमारे स्टार, प्लैनेट सभी इसी के अंदर ही काउंट किए जाते हैं। नेक्स्ट हम हमारी आती है स्टार्स, तारे। Those celestial bodies in the sky which are bigger and shine brighter are called stars. तो सभी celestial bodies जो कि बड़ी हैं और जो शाइन करती है उनको stars कहा जाता है. These are made up of gases and produce their own heat and light. ये जो स्टार्स होते हैं ये बहुत सारी गैसेस से बने होते हैं और इनकी खुद की हीट एंड लाइट होती है. तो सन इज़ ऑल्सो अ स्टार, जिसमें सन एक हमारा स्टार है, इससे अलग भी बहुत सारे स्टार्स होते हैं, ये फॉर एग्जांपल है. और गैसेस हम देख सकते हैं, जो सन है उस वो हीलियम, हाइड्रोजन, एक्सेट्रा बहुत सारी गैसों से मिलकर बना है. नेक्स्ट हमारी टर्म आती है कंसलेशन, नक्षत्र मंडल कहा जाता है. सर्टेन स्टार विच अपीयर्स एज अ ग्रुप and form a recognizable pattern in the sky are called constellation. तो कंसिलेशन नक्षत्र मंडल किसको कहते हैं, जो हमारे आकाश में ग्रुप ऑफ स्टार्स है वो एक पैटर्न या एक मैं बोल सकती हूँ एक अपना स्ट्रक्चर या फिर एक इमेज बना लेते हैं ऊपर. कई सारे स्टार मतलब कि तारों का समूह जो है एक मतलब कि एक पैटर्न बना लेता है जो कि एक क्वेश्चन मार्क फॉर्म में होता है. और उस क्वेश्चन मार्क फॉर्म में जो सात तारों का जो समूह होता है, इसी को हम क्या बोलते हैं, द ग्रेट बियर और उर्सा मेजर. दोनों एक ही का ही नाम है, उर्सा मेजर. और इसी से अगर हम देखें, अगर इसी से हम अनुमान लगाते हैं तो यहाँ से देखने पर हम अपना उत्तरी ध्रुव देख सकते हैं, जो कि उत्तरी दिशा में हमेशा नॉर्थ में ही हमें दिखाई देता है, जिससे हम डायरेक्शन का पता लगा सकते हैं. नेक्स्ट हमारी टर्म आती है गैलेक्सी. ए ग्रुप ऑफ मिलियन एंड बिलियन ऑफ स्टार्स विद गैस एंड डस्ट हेल्ड टुगेदर इज कॉल्ड अ गैलेक्सी. मिलियन और बिलियन तारों से बना हुआ एक समूह जिसमें गैस और डस्ट सभी मिलजुल कर एक गैलेक्सी को बनाते हैं. दीज आर मिलियन ऑफ गैलेक्सी इन द यूनिवर्स. पूरे ब्रह्मांड में मिलियन ऑफ गैलेक्सीज है. और सोलर सिस्टम किस गैलेक्सी के अंदर आता है, आवर सोलर सिस्टम इन मिल्की वे गैलेक्सी. तो हमारा जो सोलर सिस्टम है वो मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर काउंट किया जाता है. नाउ आवर अभी हम चैप्टर के अंदर, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम जो था वो था द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, तो पहले सोलर सिस्टम को समझते हैं, फिर हम अर्थ के बारे में जानेंगे. द सन, तो पहले अब देखिए सोलर सिस्टम, सौर मंडल क्या होता है. द सन, द 8 planets, the dwarf planets, the satellites, asteroids and meteoroids etc. together form the solar system और the solar family. तो सोलर सिस्टम के अंदर आप सिर्फ प्लैनेट्स को नहीं ले सकते हैं, या आप सिर्फ स्टार्स को नहीं ले सकते हैं. इसके अंदर द सन भी इसके अंदर काउंट किया जाता है. हमारे जो 8 ग्रह हैं वो भी आते हैं, छोटे ग्रह भी आते हैं, और हमारे सैटेलाइट्स हैं, एस्ट्रॉयड हैं, हमारे क्षुद्र ग्रह जिनको बोलते हैं मेट्रॉइड्स, सभी को मिलकर हम सोलर सिस्टम या फिर एक सोलर परिवार, सोलर फैमिली, सौर परिवार कहा जाता है. द सन इज़ द सेंटर ऑफ दिस सोलर फैमिली. और सौर परिवार का जो सेंटर, केंद्र होता है वो सन होता है. अब सन क्यों होता है केंद्र, क्योंकि जो हमारे 8 प्लैनेट्स हैं,
या ड्राफ्ट प्लैनेट्स ले लीजिए, सैटेलाइट्स ले लीजिए, एस्ट्रॉइड्स, मेट्रॉइड्स, सभी को ले लीजिए, सभी जो है सन के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, इसीलिए हमारा जो सेंटर पॉइंट है वो सन कहा जाता है। नेक्स्ट, all the celestial bodies that form the solar system revolve around the sun in fixed orbit। जो सन के चारों तरफ जो हम चक्कर हमारे प्लैनेट्स या सभी ऑब्जेक्ट्स कैलेस्ट्रियल बॉडीज़ लगाती है, वो सभी एक ऑर्बिट में, एक फिक्स्ड पाथ में घूमते हैं। ऐसा नहीं है कि वो अपनी मतलब कि उससे डिस्टेंस को चेंज करते रहते हैं। एक फिक्स्ड ऑर्बिट होता है, उसी में वो चक्कर लगाते हैं। तो मैं एक बार आपको सीक्वेंस वाइज बता देती हूँ कि अगर सन से हम लेके चले तो सीक्वेंस वाइज जो है कौन कौन से हमारे प्लैनेट्स आते हैं। तो पहला हमारा मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून। तो हम क्या लिख सकते हैं? मार्स, वेनस, अर्थ, नहीं सॉरी, मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस और नेपच्यून। ये आप सीक्वेंस है हमारा, इसको आप याद रख सकते हैं। और ये जो आपको पट्टी दिख रही होगी मार्स और जुपिटर के बीच में, यही हमारे क्या होते हैं? यही हमारे एस्ट्रॉइड्स होते हैं। तो हमारे एस्ट्रॉइड्स किन दो प्लैनेट्स के बीच में पाए जाते हैं? दैट इज़ मार्स एंड जुपिटर। तो ये जो बेल्ट है ये एस्ट्रॉइड बेल्ट है, याद रखिएगा। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट टॉपिक, द सन। अब हम एक एक करके सन, अर्थ, मून इनको पढ़ने वाले हैं क्योंकि चैप्टर ही इनसे रिलेट करता है। तो पहले सन के बारे में जान लेते हैं जो कि एक सेंटर ऑफ द सोलर सिस्टम है। द सन इज़ 150 मिलियन किलोमीटर्स अवे फ्रॉम द अर्थ। 150 मिलियन को हम कैसे काउंट करते हैं? जो डिजिट होती है, अगर, क्योंकि हमारी टर्म ये मिलियन एक यूनिवर्सल टर्म है, अगर मिलियंस आप नहीं समझ पा रहे हैं तो हम क्या कर सकते हैं, जो हमारी टर्म होती है उसमें हम 1 0 और ऐड करके उसको लैख में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो 150 मिलियन कितना होता है? 1500 लाख किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ से 150 मिलियन किलोमीटर दूर है सन। इट्स डायमीटर इज़ 100 टाइम्स मोर देन दैट ऑफ द अर्थ डायमीटर। अर्थ के व्यास से 100 गुना ज़्यादा डायमीटर होता है किसका? सन का। एंड इट वेट 3 लाख टाइम मोर देन द अर्थ। और जो सन का वेट है वो अर्थ से 3 लाख टाइम्स ज़्यादा है। इट इज़ द अल्टीमेट सोर्स ऑफ हीट एंड लाइट। क्योंकि मैंने आपको पहले स्टार्टिंग में जब हमने पढ़ा था तो मैंने आपको बताया था स्टार का, जब हमने पढ़ा कि जो स्टार्स होते हैं, क्योंकि सन एक स्टार है तो स्टार्स के पास अपनी हीट एंड लाइट होती है, तो एक सोर्स है हीट एंड लाइट का, और प्लैनेट्स के पास अपनी हीट और लाइट नहीं होती। तो हीट एंड लाइट अर्थ को कहाँ से मिलती है? वो सन से मिलती है, याद रखिएगा। द सन रेज टेक्स 8 मिनट टू रीच द अर्थ सरफेस। और अर्थ के सरफेस पर हीट पहुँचने में, सन की रेज गिरने पहुँचने में 8 मिनट का समय लगता है। नाउ कमिंग टू द प्लैनेट्स। अभी हम 8 ग्रहों के बारे में कुछ कुछ जानकारी पढ़ने वाले हैं, लेकिन अर्थ के बारे में थोड़ा ब्रॉडली पढ़ेंगे। पहले हम सभी प्लैनेट्स के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, देयर आर 8 प्लैनेट्स इन आवर सोलर सिस्टम। दे ऑल्सो रोटेट अलोंग एन इमेजिनरी लाइन्स कॉल्ड द एक्सिस। देखिए, हमारे जो 8 प्लैनेट है वो हमारे सोलर सिस्टम में 8 प्लैनेट्स आते हैं, 8 ग्रह आते हैं। पहले 9 थे। तो जो प्लूटो का नाम आपने सुना होगा कि प्लूटो को 9 ग्रह हम लेके चलते थे, लेकिन 2006 में हमारे जो साइंटिस्ट है उन्होंने ये पाया कि जो प्लूटो है वो एक ड्राफ्ट प्लैनेट है। तो ड्राफ्ट प्लैनेट होता है कि छोटा ग्रह है, तो इसके चलते उसको प्लैनेट की कैटेगरी से निकाल के उसको ड्राफ्ट प्लैनेट घोषित कर दिया गया, और इसके चलते आज हमारे सोलर सिस्टम में सिर्फ 8 ग्रह बच गए हैं। दे ऑल्सो रोटेट अलोंग एन इमेजिनरी लाइन कॉल्ड द एक्सिस। और जो भी हमारे जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सन का तो चक्कर लगाते ही लगाते हैं, साथ ही साथ जिस जिस जगह पर ये होते हैं वहाँ पे अपने एक्सिस पर भी ये घूमते रहते हैं। इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन, जो कि अभी हम पीछे डिस्कस कर चुके हैं, इन ऑर्डर ऑफ देयर डिस्टेंस फ्रॉम द सन। तो मैंने इनका सीक्वेंस बता दिया। दे आर मरकरी, विनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। अभी एक एक करके हम थोड़ा थोड़ा इनके बारे में पढ़ लेते हैं। देखिए, मैंने आपको बताया ये सन जो है, सन का तो चक्कर ये लगाते ही लगाते हैं, साथ ही साथ जो ये अपने जैसे अपने अक्स पे है,
अपने एक्सिस पे होते हैं, यहाँ पर भी ये अपने आप को रोटेट करते हैं और सन को भी रोटेट करते हैं। तो ये अपने दो तरह से ये अपने आप को रोटेट करते हैं। तो देखिए फर्स्ट हमारा मरकरी आता है जिसको हम बुध ग्रह बोलते हैं। तो मरकरी इज़ द स्मॉलेस्ट एंड इज़ द क्लोजेस्ट प्लानट टू द सन, क्योंकि सन के सबसे नियर बाय प्लानट कौन सा है, मरकरी है। और ये 8 प्लानट में सबसे छोटा ग्रह भी है। इट टेक्स अराउंड 88 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। देखिए रेवोल्यूशन क्या होता है, रेवोल्यूशन उसको कहते हैं जब ये ग्रह जो है सन का चक्कर लगाते हैं, और रोटेशन किसको कहते हैं, जब ये अपने एक्सिस पर घूमते हैं उसको रोटेशन बोलते हैं। और जब ये रेवोल्यूशन मतलब होता है जब सन का चक्कर लगाते हैं। तो सन का चक्कर लगाने में मरकरी को 88 डेज लगते हैं। सेकंड हमारा आता है विनस। विनस होता है बुध ग्रह, इज़ द ऑफन कॉल्ड द मॉर्निंग स्टार बिकॉज इट इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द स्काई। इसको हम मॉर्निंग स्टार भी बोलते हैं बुध ग्रह को, क्योंकि ये चमकता हुआ ग्रह है हमारा। किसके बाद, मून एंड द सन, सूर्य और चंद्रमा के बाद सबसे चमकीला जो हमें स्काई में दिखाई देता है दैट इज़ विनस। इट टेक्स अराउंड 225 डेज टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। और हम यहाँ पे सिर्फ रेवोल्यूशन की बात करने वाले हैं। और विनस को, बुध ग्रह को सन का रोटेशन रेवोल्यूशन करने में 225 दिन लगते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है अर्थ। अर्थ के बारे में तो आप जानते हैं, एक साल ही बना ऐसे है कि जब अर्थ अपना एक रेवोल्यूशन ख़त्म कर लेती है। कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन 365 डेज एंड 6 आवर्स। तो 365 दिन में हमारा एक साल पूरा होता है। ये इसीलिए होता है कि जो अर्थ है अपना एक रेवोल्यूशन परिभ्रमण ख़त्म कर लेती है 365 दिन में और 6 घंटों में। और 6 घंटे मिला के 4 साल में ये 4 साल में क्या होता है, एक घंटा हो जाता है। देखिए 6 घंटे हर साल, 365 तो छोड़ दीजिए, हर साल 6 घंटे का समय आ रहा है। तो अगर मैं 4 साल लूँगी तो 6 4 जा 24 हो जाएगा, तो मतलब एक दिन बढ़ गया। तो फिर हर 4 साल के बाद हमारा एक लीप ईयर आता है, जिसमें कि 1 फरवरी में एक दिन बढ़ जाता है, जिसमें फरवरी 29 महीने की हो जाती है। तो वो इस वजह से होती है। नेक्स्ट हमारा आता है मार्स, दैट इज़ मंगल, इज़ कॉल्ड द रेड प्लैनेट एज इट अपीयर्स रेडिश इन कलर। और इसका कलर जो है वो लाल ग्रह भी बोला जाता है इसको, लाल ग्रह के कारण इसका कलर जो है रेडिश होता है। इट कंप्लीट वन ऑर्बिट इन 687 डेज। और जो ये अपना रेवोल्यूशन है ख़त्म करता है कितने दिनों में, 687 दिनों में। नेक्स्ट इज जुपिटर, कंप्लीट्स वन ऑर्बिट इन 11 ईयर्स एंड 11 मंथ्स। अब देखिए यहाँ पे डेज तक की बात कर रहे थे हम, और यहाँ पे ये 11 ईयर्स की हम इस जो ये जितने भी यहाँ पे डिजिट्स है ना, जैसे डेज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ईयर्स के बारे में, तो ये अर्थ के अकॉर्डिंग आप लगा के चलिएगा, क्योंकि जुपिटर पे तो कोई नहीं रहता है जो आपको ईयर्स उसके हिसाब से लगाएंगे। जो अर्थ पे जो हम मानते हैं, तो 11 साल में जुपिटर अपना बृहस्पति ग्रह इसको बोलते हैं, तो ये अपना एक रेवोल्यूशन ख़त्म करता है। नेक्स्ट हमारा आता है सैटर्न, दैट इज सनी, टेक्स 29, 11 के बाद 29 ईयर्स एंड 5 मंथ टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। इसको 29 साल और 5 महीने का समय लगता है। और इस सन जो ये प्लैनेट है, इसमें इसके जो प्लैनेट के चारों तरफ रिंग्स होते हैं, ठीक है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट हमारा आता है यूरेनस, अरुण, कंप्लीट वन रेवोल्यूशन इन 84 ईयर्स, 84 दिनों में अपना फर्स्ट रेवोल्यूशन या एक रेवोल्यूशन कंप्लीट करता है। नेपच्यून, वरुण, टेक्स 165 ईयर्स टू कंप्लीट वन ऑर्बिट अराउंड द सन। और इसको 365 साल लगते हैं। अब देखिए, अब जब से मरकरी से स्टार्ट हुए, मरकरी हमने 88 डेज पे शुरू किया था, और जुपिटर तक आते आते इनको अपना रेवोल्यूशन ख़त्म करने में 165 ईयर्स लगने लगे। तो आप ये याद रखेंगे, जितना जितना दूर सन से जाते जाएंगे उतना उतना प्लैनेट्स का ड्यूरेशन जो है वो बढ़ता जाएगा एक अपना रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में। नाउ द अर्थ इज़ द थर्ड नियरेस्ट प्लैनेट टू द सन। हमने देखा अर्थ तीसरा ग्रह आता है सन के अकॉर्डिंग, अगर हम देखते हैं इन साइज इट इज़ द 5th लार्जेस्ट प्लैनेट। और इसके साइज़ के अकॉर्डिंग देखें तो अर्थ 5वां सबसे बड़ा ग्रह माना जाता है। इट इज़ स्लाइटली फ्लिटर्ड एट द पोल। अब आपने अगर अर्थ को देखा हो तो ये चपटी होती है, चपटी मतलब ऊपर से ये थोड़ी फ्लैट होती है, बीच में से थोड़ी सी
इसका जो गोलाई वाला शेप होता है और नीचे से ऊपर से थोड़ी फ्लैट है तो नीचे से भी थोड़ी फ्लैट होती है, इस तरह से होती है। तो ये बिल्कुल गोल नहीं होती है। तो बोला गया स्लाइटली फ्लैटेड होती है एट द पोल पे से। दैट इज़ वाई इट्स शेप इज़ डिस्क्राइब्ड एट अ जियोइड, इसलिए इसका जो आकार होता है वो जियोइड गोलाब होता है। द कंडीशन that support the existence of life on the earth are as follow। और वो कौन कौन सी कंडीशंस है या वो कौन कौन सी परिस्थितियाँ हैं जो सपोर्ट करती है कि अर्थ पर लाइफ क्यों है, क्यों किसी और प्लैनेट पे लाइफ नहीं है। बिकॉज ऑफ मॉडरेट टेम्परेचर, क्योंकि अर्थ का जो टेम्परेचर है वो मॉडरेट है, ना तो ज़्यादा गर्म है और ना ज़्यादा ठंडा है। मतलब ऐसा नहीं है कि किसी जगह पे मान लीजिए जैसे पोल पे ज़्यादा ठंडा होता है और इक्वेटर पे नहीं होता। लेकिन रहने लायक सिचुएशन का क्या मतलब है, मॉडरेट है कि ना तो ज़्यादा, अब रहने वाली जगह पे तो ना ज़्यादा ठंडा, जहाँ पे लोग रहते हैं अर्थ के अंदर, तो वहाँ पे ना तो ज़्यादा ठंडा होता है और ना ज़्यादा गर्म होता है, तो एक मॉडरेट टेम्परेचर देखने को मिलता है। अवेलेबिलिटी ऑफ एन एडुकेट अमाउंट ऑफ वाटर, और पीने योग्य पानी की यहाँ पे उपलब्धता है। और प्रेजेंस ऑफ एटमॉस्फेयर, और एक एटमॉस्फेयर भी हमें अर्थ के ऊपर दिखाई देता है जिसमें हमें मोस्ट ऑफ द गैसेस जो कि एक ह्यूमन बीइंग के लिए या लाइफ के लिए ज़रूरी होती है, वो सभी यहाँ पे फेवरेबल कंडीशंस हमें प्रोवाइड हो जाती है। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं सैटेलाइट्स, जिसको हम बोलते हैं उपग्रह। Satellite too are small celestial bodies just like the planets revolve around the sun. These satellites revolve around the planet. जिस तरह से जो planets होते हैं वो अराउंड किसके अराउंड करते हैं, सन को, इसी तरह से जो सैटेलाइट्स होते हैं वो अपने प्लैनेट को अराउंड करते हैं। क्या समझे, सारे प्लैनेट सन को अराउंड करते हैं और जो सैटेलाइट है वो प्लैनेट को अराउंड करते हैं। ठीक है, तो इसी तरह से हम अर्थ के बारे में पढ़ रहे हैं, क्योंकि तो हम एक ही सभी ग्रह के अपने प्लैनेट है, लेकिन दो ग्रह के प्लैनेट्स के जो है सैटेलाइट नहीं होते। हम यहाँ पे सिर्फ अर्थ के सैटेलाइट का डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मून, जो कि एक नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह। द मून इज़ द ओनली नेचुरल प्लैनेट ऑफ द अर्थ विच रिवॉल्व अराउंड इट, जो कि सन का चक्कर लगाता है। द मून लाइक अदर सैटेलाइट्स डजंट हैव हीट एंड लाइट ऑफ इट्स ओन। जिस तरह से दूसरे जो सैटेलाइट्स हैं उनकी अपनी हीट और लाइट नहीं होती, उसी तरह से मून की भी नहीं होती। मून भी कहाँ से प्राप्त करता है, स्टार से, दैट इज सन। ए फुल, और दो कॉन्सेप्ट याद रखिएगा, हम अपने महीनों में दो चीज़ें सुनते हैं, अमावस्या और एक पूर्णिमा। ए फुल मून नाइट, जब चांद पूरा होता है तो उसको बोलते हैं, जब चांद पूरा होता है तो इसको हम पूर्णिमा कहा कहते हैं। ए न्यू मून नाइट, जिसको हम अमावस्या कहते हैं, और ये महीने में ही आते हैं। दो टर्म्स देख लेते हैं। एस्ट्रॉयड मैंने बता चुकी हूँ, ये जो हमारे मार्स और जुपिटर के बीच में होते हैं। न्यूमेरियस टिनी बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द सन बिटवीन द ऑर्बिट ऑफ मार्स एंड जुपिटर आर कॉल्ड एस्ट्रॉयड, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में जो बेल्ट है, जो कि छोटी छोटी बॉडीज़ है, टिनी बॉडीज, जो एस्ट्रॉयड कही जाती है। मेट्रॉयड क्या होते हैं, स्मॉल पीसेज ऑफ रॉक्स एंड डस्ट, ये हमारे रॉक्स मतलब कि कुछ पत्थर वगैरह जो होते हैं या डस्ट होते हैं, मूविंग अराउंड द सन आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स। इनको मेट्रॉइड्स कहते हैं, जो हमारे आकाश में अराउंड द सन घूमते रहते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर आपको अच्छा लगे तो डू लाइक, शेयर एंड कमेंट। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। हम क्लास 6 की ज्योग्राफी को कर रहे हैं, जिसमें आज हम चैप्टर 2 को देखने वाले हैं, जिसमें हम ग्लोब के बारे में पढ़ेंगे और साथ ही लैटिट्यूड्स क्या होते हैं, लॉन्गिट्यूड्स, अक्षांश, देशांतर, और साथ ही साथ देखेंगे कि हमें किसी देश की लोकेशन पता करने के लिए हमें ये दोनों चीज़ों की आवश्यकता होती है। अगर किसी हमें ग्लोब के ऊपर किसी भी क्षेत्र की लोकेशन पता करनी है तो हमें उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पता होगा, तो हम उसकी लोकेशन इजीली निकाल सकते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं, और आपके लिए इजी रहेगा। मतलब अगर आपको किसी भी देश की लोकेशन पता करनी है तो इन दोनों चीज़ों से आप इजीली उसको लोकेट कर सकते हो या इजीली उसको सर्च कर सकते हो। तो आइए शुरू करते हैं। तो आवर फर्स्ट टर्म इज़ द ग्लोब। तो पहले हम देखते हैं कि ग्लोब क्या होता है। ए ग्लोब इज़ अ मॉडल ऑफ द अर्थ। ये जो हमारा वो सर्कल जिसको हम बोलते हैं, जो शेप होती है उसको हम ग्लोब बोलते हैं।
जो कि अर्थ का एक मॉडल कह सकते हैं, इट गिव्स अस अ ट्रू पिक्चर्स ऑफ द शेप ऑफ द अर्थ. डिस्टेंस एंड डायरेक्शन आर ऑल्सो करेक्टली रिप्रेजेंटेड. क्या समझे कि जो डिस्टेंस और डायरेक्शन है, दूरी और दिशा, इसे हम इजीली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. द ग्लोब शो नॉट ओनली द इम्पोर्टेंट डिटेल्स ऑफ द अर्थ सरफेस बट ऑल्सो हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द मूवमेंट ऑफ अर्थ. तो जो ग्लोब होता है उसका कार्य सिर्फ इतना नहीं होता है कि वो हमें डायरेक्शन और डिस्टेंस के बारे में बताता है, बल्कि वो हमें डिटेल्स देने के, अर्थ की सरफेस डिटेल देने के साथ साथ हमें हेल्प करता है कि जो हमारी अर्थ है किस तरह से वो मूवमेंट करती है. तो आइए हम अपने ग्लोब के बारे में डिस्कस करते हैं. नाउ पहले मैं आपको इसके बारे में बता देती हूँ. हमारा जो ये ग्लोब होता है, इसमें अगर हम इसको बीच में से एक अपना टॉपिक या हम इसको, जो ये हॉरिजॉन्टल लाइंस होती है इन्हीं को हम लैटिट्यूड्स बोलते हैं, अक्षांश बोला जाता है. और जो नॉर्थ से साउथ को कवर करती है उसको हम लॉन्गिट्यूड्स बोलते हैं, देशांतर बोलते हैं. तो जो हमारे ग्लोब को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, दैट इज़ 0 डिग्री इक्वेटर और 23.5 डिग्री या 23.5 डिग्री नॉर्थ, दैट ट्रॉपिक ऑफ कैंसर. इसी तरह से साउथ ऑफ द इक्वेटर 23.5 डिग्री साउथ, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न. इन द टॉप दैट इज नॉर्थ पोल एंड द साउथ इज द साउथ पोल. ठीक है. और जो हमारी अर्थ, देखिए मैंने आपको लास्ट चैप्टर में बताया था कि हमारे जो प्लैनेट्स है दे आर मूव अराउंड द सन एंड ऑल्सो रोटेट ऑन ऑन देयर एक्सिस. तो हमारे जो प्लैनेट्स होते हैं, एक तो वो सन को रोटेट करते हैं और सेकेंडली अपने जो अक्ष है, अपना एक्सिस है, उस पे वो रोटेट करते हैं. तो हमारी जो अर्थ है वो रोटेट करती है किस फ्लो में, तो ये हमारी रोटेट करती है वेस्ट टू ईस्ट साइड. ठीक है. तो वेस्ट टू ईस्ट साइड हमारी अर्थ जो है मूव करती है. और ये आपको दिख रहा होगा थोड़ा टिल्ट है. इस टिल्ट, अर्थ के टिल्ट होने के चलते ही हमारी अर्थ के ऊपर आधे हाफ पे तो हमें क्या दिखाई देता है कि दिन होता है, और आधे हाफ पे हमें क्या दिखाई देता है कि रात हमें देखने को मिलती है. तो आइए आगे देखते हैं. द अर्थ रोटेट ऑन इट्स एक्सिस. इट इज टिल्ट एट एन एंगल ऑफ 66.5 टू द प्लेन ऑफ द ऑर्बिट. जो इसका ऑर्बिट होता है वो अक्ष, वो पाथ जिस पे कि ये सन को अराउंड करती है, दैट इज़ कॉल्ड ऑर्बिट. और उस ऑर्बिट के ऊपर ही ये जब अपने एक्सिस पर राउंड करती है, तो वो हमारी अर्थ जो टिल्ट हो रखी है, वो कितने डिग्री पे टिल्ट हो रखी है, 66.5 डिग्री पर वो टिल्ट हो रखी है. द टू एंड्स ऑफ द एक्सिस आर कॉल्ड द नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल, जो अभी हम देख चुके हैं. नेक्स्ट हम बात करते हैं. द लाइन कट ईच अदर एट राइट एंगल. द ईस्ट वेस्ट लाइन आर कॉल्ड पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड. जो ईस्ट वेस्ट मतलब जैसे कि हमने बात किया इसमें, तो ये ईस्ट मतलब ईस्ट वेस्ट से जो लाइन जाती है, ऐसे जो होती मतलब ईस्ट से वेस्ट डायरेक्शन में जो ये हमारी जो लैटिट्यूड्स बने हुए हैं, इसको लैटिट्यूड्स बोला जाता है, अक्षांश बोला जाता है. इसी तरह से वाइल द नॉर्थ साउथ लाइन्स आर कॉल्ड द मेरिडियन ऑफ लॉन्गिट्यूड्स. और जो हमारे नॉर्थ से लेके साउथ की तरफ जो आते हैं उनको बोलते हैं मेरिडियन या फिर लॉन्गिट्यूड, दैट इज देशांतर. नाउ द लाइन which divides the globe into two equal halves is known as the equator. जो हमारी अर्थ को बीच में दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देती है, दैट latitudes is called equator. This is the longest latitude and it's numbered as 0 डिग्री latitude. लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया था, मैंने अपने अर्थ की आपको एक शेप बना के दिखाई थी कि हमारा जो अर्थ का नॉर्थ है और साउथ है, ये थोड़ा सा क्या है, थोड़ा सा मतलब कि प्लेन है, और बीच में से थोड़ा सा खुला हुआ है, मतलब कि बीच में से ज़्यादा इसका स्पेस, मतलब ज़्यादा ही इनकी चौड़ाई है, और ऊपर से ये इतना चौड़ाई में नहीं है. तो जिस करके अगर मैं बात करूं, तो सबसे जो लॉन्ग लैटिट्यूड बनेगा तो वो हमारा
जो दोनों पार्ट को डिवाइड करता है वो है इक्वेटर। वही हमारा जो ग्लोब है उसका सबसे लॉन्गेस्ट लैटिट्यूड कहा जाता है। हाफ ऑफ द अर्थ नॉर्थ ऑफ द इक्वेटर इज कॉल्ड द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और जीरो जो ये इक्वेटर है इससे ऊपर वाला जो हाफ होता है इसको बोला जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर या उत्तरी अर्धगोलार्ध, एंड द सदर्न हाफ इज कॉल्ड द सदर्न हेमिस्फीयर। तो जो नीचे का इक्वेटर के नीचे जो होता है दक्षिण भाग उसको बोलते हैं हमारा दक्षिण अर्धगोलार्ध। नाउ कमिंग टू द अक्षांश एंड देशांतर, तो अब दोनों को एक एक करके हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट हम लैटिट्यूड्स को देखते हैं। पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स, अक्षांश बोला जाता है इसको। दीज आर ड्रोन इन एन ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन एंड आर मेजर्ड इन डिग्री। देखिए मैंने आपको बताया ये किस तरह से ईस्ट से वेस्ट की तरफ, मतलब ये तो इक्वेटर हो गया। इसी तरह से जब ऊपर ऐसे ही ये हॉरिजॉन्टल लाइन में जाती जाएगी और ये 0 डिग्री से स्टार्ट होती है और नॉर्थ में 90 डिग्री पे ख़त्म होती है, इसी तरह से साउथ में भी 90 डिग्री साउथ पे ख़त्म होती है। तो इसको हम किस में मेज़र करते हैं? डिग्रीज़ में मेज़र करते हैं। देयर आर 90 लैटिट्यूड्स इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हमारे उत्तरी अर्धगोलार्ध में भी 90 लैटिट्यूड्स होते हैं, और विच आर टर्म्ड एज नॉर्दर्न लैटिट्यूड्स, वाइल 90 लैटिट्यूड्स इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इसी तरह से दक्षिण में भी हमारे 90 लैटिट्यूड्स ही होते हैं, are termed as southern latitudes, indicated with letter N and S respectively। और जब हम इनको डिनोट करते हैं तो हम नॉर्थ के लिए N यूज़ करते हैं और साउथ के लिए S यूज़ करते हैं। तो नाउ हम जो इम्पोर्टेंट हमारी लैटिट्यूड्स होते हैं उनको बस हमें याद रखना है, क्योंकि ऐसे तो आपको पता ही है कि 180 टोटल लैटिट्यूड्स होते हैं पूरे ग्लोब पर, तो हमें सभी को याद तो नहीं रख सकते हैं, इसलिए जो इम्पोर्टेंट लैटिट्यूड्स है हमें सिर्फ उन्हीं को याद रखना है। देखिए मैंने बताया आपको, जब हम अपने ग्लोब को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, दैट इज़ 0 डिग्री इक्वेटर कहा जाता है उसको। 23.5 डिग्रीज कॉल्ड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इसी तरह से 23.5 डिग्री साउथ ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। नाउ 66.5 डिग्री नॉर्थ, दैट इज आर्कटिक सर्कल, दिस लैटिट्यूड इज कॉल्ड आर्कटिक सर्कल। 66.5 डिग्री साउथ, दैट इज अंटार्कटिक सर्कल, क्योंकि इधर हमारा अंटार्कटिक जो कॉन्टिनेंट पड़ता है उसी के नाम पे इसका अंटार्कटिक सर्कल है। और इसी तरह से 90 डिग्री नॉर्थ, दैट इज नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ, दैट इज साउथ पोल। ओके, अगर आपको ये कुछ भी प्रॉब्लम आ रही है तो एक बार आप दोबारा से रिवाइंड करके देख सकते हैं। नाउ अभी हम लैटिट्यूड से रिलेटेड हमारे ग्लोब में हम क्या क्या चीज़ें डिनोट करते हैं उस चीज़ को आप, तो नाउ पहले हम एक चीज़ देखते हैं, हीट जोन। हीट जोन क्या होता है? हमारी जो सन है उस सन से जो हमें डायरेक्ट हीट मिलती है वो इस वाले रीजन में मिलती है, और इसी रीजन को हम क्या बोलते हैं? टेरेट जोन बोलते हैं। तो अभी हम इसको डिस्कस कर देखिए हीट जोन के बारे में पढ़ेंगे कि किस इस पूरे ग्लोब के ऊपर या पूरे हमारी अर्थ के ऊपर किस क्षेत्र को ज़्यादा हीट मिलती है सन से, या किस क्षेत्र को हीट का जो परसेंटेज है वो कम मिलता है। द पैरेलल ऑफ लैटिट्यूड्स डिवाइड्स द अर्थ इनटू 3 हीट जोन्स, और इसी तरह से हम इसको 3 हीट जोन में डिवाइड करते हैं। एक तो हो जाएगा 23.5 नॉर्थ टू 23.5 साउथ, और एक हो जाएगा 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 66 डिग्री एंड हाफ, और इसी तरह से हम साउथ का भी लेंगे 23.5 डिग्री साउथ टू 66.5 डिग्री साउथ तक, और इसी तरह से 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ, इसी तरह से 66.5 डिग्री साउथ टू 90 डिग्री साउथ। ओके, तो आइए देखते हैं। तो हमने 3 हीट जोन में इनको डिवाइड किया है ऑन द बेसिस ऑफ अमाउंट ऑफ हीट रिसीव्ड फ्रॉम द सन। किसके बेस पर डिवाइड किया हमने? कि इस रीजन में इन 3 जो हमारे हीट जोन है इनको उसी मात्रा 3 अलग अलग मात्रा में इनको हीट प्रोवाइड होती है सन से। नाउ कमिंग टू द हीट जोन्स, पहले हम हीट जोन्स का एक मैंने वैसे पीछे बता चुकी मैं आपको 23.5 डिग्री नॉर्थ टू 23.5 डिग्री साउथ में ये हमारा टॉरेट जोन होता है, जो कि अभी इस एक एक करके इनके बारे में ही पढ़ेंगे। तो इसको आप टॉरेट जोन बोलते हैं हम, और
23.5 डिग्री नॉर्थ से 66.5 डिग्री नॉर्थ तक टेम्परेट, इसी तरह से साउथ में भी होता है, और 66.5 डिग्री नॉर्थ टू 90 डिग्री नॉर्थ तक फ्रीज जोन इसी तरह से साउथ में भी होता है। तो एक एक करके आइए डिस्कस करते हैं। टॉरिड जोन क्या होता है? मीन्स हॉट, कि मैंने बताया डायरेक्ट जो रेज होती है सन की वो डायरेक्ट पड़ती है, तो इनको ज़्यादा हीट या ज़्यादा टेम्परेचर ज़्यादा प्रोवाइड होती है हीट इनको। द बेल्ट ऑन द अर्थ दैट लाइज बिटवीन द इक्वेटर एंड द टू ट्रॉपिक मतलब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन के बीच में जो ये हमारा जोन पड़ता है, दैट इज टॉरेड जोन, रिसीव डायरेक्ट रेज ऑफ द सन, क्योंकि सन से यहाँ पे डायरेक्ट रेज या डायरेक्ट हीट प्रोवाइड हो जाती है, एंड एक्सपीरियंस हाई टेम्परेचर थ्रू आउट द ईयर, और पूरे वर्ष यहाँ पे हाई टेम्परेचर रिसीव होता है। द सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया लाइज इन द टॉरिड जोन, जैसे कि आपको इंडिया की लोकेशन पता हो तो मैं एक बार बता देती हूँ, क्योंकि इंडिया में से 23.5 डिग्री नॉर्थ जो ये टॉपिक ऑफ कैंसर है, ये इंडिया को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड कर देती है, और इंडिया की लोकेशन कुछ इस तरह से आती है। तो दक्षिण जो भारत आता है वो टॉरिड जोन में ही पड़ता है। तो इसी तरह से हम नेक्स्ट में आते हैं, दैट इज़ टेम्परेट जोन, मीन्स मॉडरेट, मतलब इसमें ना तो ज़्यादा ठंड या ना तो ज़्यादा ही हॉट, इसको ज़्यादा ही हीट प्रोवाइड होती है और ना ही ज़्यादा कम प्रोवाइड होती है। नाइदर वेरी हॉट नॉर वेरी कोल्ड, द एरिया ऑन द अर्थ लाइंग बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड आर्कटिक सर्कल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर आप एक बार इनको याद कर लीजिएगा। तो मैंने क्या बोला है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से लेकर आर्कटिक सर्कल तक, और इसी ये तो हो गया नॉर्थ में। इसी तरह से साउथ में क्या बोला, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न टू अंटार्कटिक सर्कल तक, इसके अंदर हमारा टेम्परेट जोन आता है। नाउ इन द सदर्न हेमिस्फीयर, इतना याद रखेंगे कि आप किस रीजन में टेम्परेट जोन पड़ता है और किस किस सर्कल या किस किस लैटिट्यूड के बीच में पड़ता है। नेक्स्ट हमारा आता है फ्रिज जोन, बर्फीला जो क्षेत्र होता है, मीन्स कोल्ड, मतलब वहाँ पे जो सन रेज है वो डायरेक्ट नहीं इनडायरेक्टली प्रोवाइड होती है, वो भी क्योंकि डिस्टेंस ज़्यादा कवर करना पड़ता है हीट को। तो जब ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ेगा तो कम हीट प्रोवाइड होती है। द एरिया ऑन द अर्थ लाइंग बिटवीन द आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल, आर्कटिक सर्कल से नॉर्थ पोल इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द अंटार्कटिक सर्कल टू सदर्न पोल in the southern hemisphere. The sun never rise above the horizon in these area. और इन एरियाज में जो सन का जो राइज है वो एक होरिजन, मतलब कि मैंने बताया जैसे ज़्यादा डिस्टेंस कवर करना पड़ता है, जिस चलते जो हमारा पोल्स होते हैं वहाँ पे ज़्यादा हीट प्रोवाइड नहीं हो पाती है। नाउ सेकंड, हम लैटिट्यूड्स पढ़ चुके हैं, अभी हम आते हैं लॉन्गिट्यूड्स, और इनको हम मेरिडियन भी बोलते हैं। ए लॉन्गिट्यूड इज अ एंगुलर डिस्टेंस ऑफ अ प्लेस ईस्ट और वेस्ट ऑफ द प्राइम मेरिडियन। ईस्ट ऑफ वेस्ट, जैसे हमने क्या देखा, जब हम लैटिट्यूड्स की बात कर रहे थे तो हमने अर्थ को जब बनाया तो हमने उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, तो उसमें हम किस किस की बात कर रहे थे, नॉर्थ की और साउथ की बात कर रहे थे लैटिट्यूड्स में। इसी तरह से लॉन्गिट्यूड्स में, क्योंकि जो इसकी लॉन्गिट्यूड्स होता है वो नॉर्थ से साउथ के बीच में होता है, तो इसमें इस तरह से इससे क्या होगा, ये हमारा ग्लोब है। अब जो लॉन्गिट्यूड्स बनेंगे वो नॉर्थ से लेके साउथ के बीच में बनेंगे, तो ये ऊपर से नीचे तक आएगा, इस तरह से ये बनेगा। तो क्या होगा, इसमें जब ये एक कहीं पे, मतलब जो कि यूरोप में हमारा जो ग्रीनविच है यूके के अंदर, वहाँ पे 0 डिग्री होता है, तो इससे इस साइड जाएंगे तो ये हमारा इस साइड पड़ेगा, और इससे इस साइड जाएंगे तो ये हमारा वेस्ट। तो लैटिट्यूड्स में, अक्षांशों में हम नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन के बारे में बात करते हैं किसी भी लोकेशन को निकालने के लिए, और लॉन्गिट्यूड्स में हम ईस्ट और वेस्ट की बात करते हैं। ठीक है, तो ईस्ट और वेस्ट फॉर द प्राइम मेरिडियन, these are lines to reference drawn in the north south direction from the north pole to the south pole and measure in degree। इसको भी डिग्री में मेज़र किया जाता है, नॉर्थ से साउथ हम लॉन्गिट्यूड्स को बनाते हैं। आगे देखिए, जोग्राफर्स चूज द लॉन्गिट्यूड्स रनिंग थ्रू द ब्रिटिश रॉयल ऑब्जर्वेटरी at Greenwich near London at the first or prime meridian and this was the numbered as 0 डिग्री। तो जो लॉन्गिट्यूड्स का जो हमारा 0 डिग्री होता है, वो जो लाइन है या वो जो लॉन्गिट्यूड है वो कहाँ से पास होता है, वो यूके के ग्रीनविच, यूके का जो ग्रीनविच एरिया जो शहर है वहाँ से वो हमारा 0 डिग्री पास होता है,
और उस यूके के ईस्ट की तरफ देखेंगे तो हमारी ईस्ट की तरफ वाले देश काउंट होते हैं और वेस्ट की तरफ वेस्ट वाले, जैसे नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका काउंट होते हैं। तो जो ग्रीनविच से जो हमारा लॉन्गिट्यूड्स गुजरता है उसको हम 0 डिग्री काउंट करते हैं। द अदर हाफ ऑफ दिस लाइन इज़ द 180 डिग्री लॉन्गिट्यूड्स, और इसका 180 डिग्री होता है। जैसे हमने लैटिट्यूड्स में क्या किया था, 90 डिग्री नॉर्थ और 90 डिग्री साउथ हुआ था, तो उसमें टोटल 180 हो जाता है। लेकिन इसमें हमारा ईस्ट साइड में 180 होगा और वेस्ट साइड में 180 होगा, तो ये टोटल जो लॉन्गिट्यूड्स होते हैं वो 360 होते हैं। एंड इट इज़ द नेम्ड एज इंटरनेशनल डेट लाइन। और जो 180 डिग्री होती है उसी से हमारी इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा बोला जाता है। द नंबर ऑफ लॉन्गिट्यूड्स इज 360। अभी बताया मैंने 360 कैसे, 180 इन द ईस्टर्न हेमिस्फीयर एंड 180 इन द वेस्टर्न हेमिस्फीयर। मतलब कि पूर्वी अर्धगोलार्ध में 180 पड़ेंगे और पश्चिमी अर्धगोलार्ध में 180 पड़ेंगे, तो टोटल हमारे लॉन्गिट्यूड्स जो होते हैं वो 360 होते हैं। तो अभी जैसे कि काफ़ी बार आपने सुना होगा कि हमारा इंडिया के टाइम में, या फिर मैं बात करूँ यूरोप के टाइम में और इंडिया, क्योंकि हम रहते हैं तो हम उसको अच्छे से समझ सकते हैं। तो इंडिया के टाइम में और यूरोप के टाइम में हम ये जो डिस्टेंस देखते हैं वो किस बेस पे देखते हैं, वो हम इसी लॉन्गिट्यूड के बेस पे देखते हैं कि इस टाइम में डिफरेंसेस क्यों आता है। तो उस डिफरेंसेस को या वो टाइम किस तरह से काउंट करते हैं या हम उनसे कितने आगे हैं, ये कैसे काउंट किया जाता है, उसको मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू एक बार बता देती हूँ। उसके बाद आप इसको ईजीली समझ पाएंगे। टाइम कैसे निकालते हैं लॉन्गिट्यूड से, पहले लोकल टाइम की बात करते हैं। द अर्थ टेक्स 24 आवर्स टू कंप्लीट वन रोटेशन। वो रोटेशन की बात कर रही हूँ मैं। रोटेशन का मतलब है जब अर्थ अपने एक्सिस पे घूमती है तो वो 24 घंटे में घूमती है, और जब वो सन का चक्कर लगाती है तो वो 365 दिनों में घूमती है। ठीक है, याद रखेंगे दोनों में डिफरेंस। इट मीन्स इट टेक्स 4 मिनट फॉर ईच डिग्री टू पास इन द फ्रंट ऑफ द सन। क्या बोला गया है कि जब भी आप 1 डिग्री, क्योंकि हम यहाँ पे लॉन्गिट्यूड्स की बात कर रहे हैं, जब 1 डिग्री बढ़ेंगे तो 1 डिग्री बढ़ने में कितना टाइम लगेगा, 4 मिनट का टाइम लगेगा। ठीक है। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम द वेस्ट टू ईस्ट, तो मैंने आपको बताया था ना फर्स्ट पेज पे कि हमारी अर्थ किस डायरेक्शन में मूव करती है, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है अपने एक्सिस पर। प्लेस ईस्ट ऑफ ग्रीनविच, ध्यान से सुनिएगा, प्लेस इज ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच। मान लीजिए ये एक हमारा ग्लोब है, ये हमारा एक 0 डिग्री लैटिट्यूड्स है, ये हमारी ग्रीनविच लाइन भी हम इसको बोलते हैं क्योंकि ग्रीनविच में से पास होती है। तो देखिए ईस्ट ऑफ द ग्रीनविच, तो ग्रीनविच का ईस्ट साइड ये होगा, ईस्ट साइड, इस साइड ये होगा, तो ईस्ट साइड विल बी अहेड ऑफ ग्रीनविच टाइम। तो जब भी हम ईस्ट साइड के देशों का टाइम देखेंगे तो वो ग्रीनविच के टाइम से प्लस में जाएगा, मतलब ज़्यादा होगा। वाइल प्लेसेस वेस्ट ऑफ ग्रीनविच विल बी बिहाइंड इट, और अगर हम वेस्ट की तरफ जाएंगे तो ये माइनस होगा, मतलब ग्रीन, देखिए ग्रीनविच से अगर ईस्ट की तरफ जाते हैं तो टाइम जो है बढ़ता हुआ दिखाई देता है, और ग्रीनविच से वेस्ट की तरफ जो होता है ग्रीनविच के अकॉर्डिंग उसमें टाइम में कमी होती है। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने बताया 1 डिग्री में हमें 4 मिनट का समय लगता है, तो अगर मेरे को 1 घंटे का निकालना है तो 1 घंटे में 60 मिनट होती है। तो जब 60 मिनट होती है, जब मैं 60 मिनट को 4 से डिवाइड करूँगी तो 1 घंटे में मेरे को 15 डिग्री मैं क्रॉस कर जाऊँगी, तो 15 डिग्री क्रॉस होगी 1 घंटे में। ठीक है, तो अगर मुझसे लोकेशन पूछी जाती है 15 डिग्री ईस्ट में कितना टाइम हो रहा होगा, तो अगर ग्रीनविच से मैं 15 डिग्री ईस्ट की तरफ जाऊंगी तो 1 डिग्री से मेरा 4 मिनट लगता है, तो 15 डिग्री से मेरा 4 निकलेगा तो 1 घंटा लगेगा। तो मतलब जो ग्रीनविच का टाइम होगा उससे 1 घंटा ज़्यादा होगा। ईस्ट की बात कर रहे हैं क्योंकि प्लस होता है ईस्ट की साइड, तो ग्रीनविच में मान लीजिए 12 बजे हैं तो 1 घंटा प्लस हो जाएगा, तो कितना होगा, 1 PM वहाँ पे हो जाएगा। इसी तरह से अगर हम बात करती हूँ 15 डिग्री वेस्ट में मेरे को टाइम निकालना है मेरिडियन का, तो 1 घंटा जो है लेस हो जाएगा अकॉर्डिंग टू द ग्रीनविच टाइम। मान लो मैंने उसको 12 बजे माना है तो 1 घंटा कम हो जाएगा। अगर 15 डिग्री का ही मेरे को मेज़र करना है तो वो 11 AM हो जाएगा। ओके, नहीं समझ में आया तो एक बार दोबारा से रिवाइंड करके देख लीजिएगा। नाउ वी हैव कंप्लीटेड आवर चैप्टर सेकेंड। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई चैनल। डू शेयर, लाइक, कमेंट
and subscribe to my channel. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 6 की ज्योग्राफी को कर रहे हैं और पॉलिटी हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो आप उसको देख सकते हैं। अभी हम ज्योग्राफी के 3rd चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, जिसमें इन शब्दों का पहले भी जिक्र आया है थोड़ा सा कि रोटेशन और रेवोल्यूशन के बारे में मैंने बताया है, तो उसको आप अब जानेंगे। आज हम उस टॉपिक को, रेवोल्यूशन और रोटेशन को। तो आप जैसे हमारा जो सीज़न चेंज होता है या फिर रात और दिन होते हैं, वो किस एक्सपेक्ट में होते हैं, वो इन दोनों ही कॉन्सेप्ट के बिहाफ पे होते हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं। चैप्टर नेम इज़ मोशन ऑफ द अर्थ। हमारी जो अर्थ है वो किस तरह से गति करती है। मोशन मतलब गति करती है हमारी अर्थ, तो 2 तरह से मोशन करती है, एक रोटेशन के थ्रू और सेकंड इज़ रेवोल्यूशन। चैप्टर 3rd हम डिस्कस कर रहे हैं। दैट अर्थ इज़ अ प्लानट। हमारी अर्थ एक ग्रह है। ऑल द प्लैनेट्स परफॉर्म 2 टाइप्स ऑफ मोशन। जो हमारे सभी ग्रह हैं, मैंने लास्ट क्लास में बताया था आपको कि हमारे जितने भी ग्रह हैं, एक तो वो रेवोल्यूशन करते हैं और एक रोटेशन करते हैं। दोनों ही शब्द को मैं आपको बताऊंगी क्या होता है। तो सभी प्लैनेट ये दोनों ही चीज़ें परफॉर्म करते हैं। दे ऑल रोटेट ऑन देयर एक्सिस एंड रिवॉल्व अराउंड द सन ऑन अ फिक्स्ड इलेप्टिकल पाथ कॉल्ड द ऑर्बिट। एक तो ये अपने एक्सिस पर, अपने अक्ष पर घूमते हैं, दूसरा रिवॉल्व अराउंड द सन, सन के चारों तरफ घूमते हैं, वो भी एक फिक्स्ड इलेक्ट्रिकल पाथ में, मतलब एक फिक्स्ड पाथ होता है उसमें, उस पाथ को ही क्या बोलते हैं, ऑर्बिट। देयर आर मूवमेंट दैट इज रोटेशन एंड रेवोल्यूशन। तो एक एक करके आइए डिस्कस करते हैं। पहले हम रोटेशन को देखते हैं। रोटेशन क्या होता है, परिक्रमण, ठीक है। द मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। जब अर्थ अपने एक्सिस पर, ये हमारी अर्थ है, जब ये अपने स्थान पर घूमती है, और ये किस किस डायरेक्शन में घूमती है, मैंने बताया था आपको, वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में मूव करती है। तो अपने एक्स पर जब ये घूमती है तो उसको बोलते हैं मूवमेंट ऑफ द अर्थ ऑन इट्स एक्सिस इज कॉल्ड रोटेशन। इट कंप्लीट वन रोटेशन इन 24 आवर्स। एक दिन में जैसे 24 घंटे होते हैं, तो रोटेशन जो अर्थ एक दिन में ही कंप्लीट करती है, 24 घंटों में। रोटेशन कॉज डे एंड नाइट, और इसी रोटेशन के चलते ही क्या होते हैं, हमारे दिन और रात हमें देखने को मिलते हैं। द एक्सिस इज एन इमेजिनरी लाइन tilt in the fixed direction, making an angle of 66.5 degree to its orbital plane and 23.5 degree to its vertical। तो देखिए, जब ये अपने अक्ष पर, मैंने बताया था हमारी जो अर्थ है वो थोड़ी टिल्ट है, कुछ टेढ़ी हुई है, टेढ़ी ही उसका स्ट्रक्चर है, तो वो इस तरह से होती है। मैं आपको साथ साथ बता रही हूँ। जब ये थोड़ी टिल्ट है, जो टिल्ट वाला जो इसका फेज है, तो ये कितना टिल्ट है, तो ये 66.5 डिग्री पे टिल्ट है। और जब हम इसका ऑर्बिटल प्लेन होता है ये, और जो ये ऑर्बिटल प्लेन है, ये इससे अगर हम देखें तो ये 23.5 डिग्री ये ऑर्बिटल प्लेन से टिल्ट है। तो इन दोनों में फ़र्क देखिएगा। तो दिस टिल्ट इज कॉल्ड द इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस, और इसी को क्या बोलते हैं, इंक्लिनेशन ऑफ द अर्थ एक्सिस। एज द अर्थ रोटेट फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट, विच आई हैव टोल्ड यू, दैट हाफ ऑफ द अर्थ सरफेस फेसिंग द सन गेट्स लाइट वाइल द अदर हाफ रिमेन इन डार्कनेस। जैसे हमने देखा, अब जो ये हमारी अर्थ है, इसमें जो इस एक साइड से सूरज की किरणें पड़ती है, सन रेज पड़ेगी, तो जो अर्थ का ये इस हिस्से में जो भी कंट्रीज आएगी, यहाँ पे डे टाइम होगा और अपोजिट साइड में नाइट होगी। इसी तरह से जब ये घूमेगी अपने अक्ष पर, तो ये वाले साइड सन के अहेड पड़ जाएगी, तो यहाँ पर डे हो जाएगा, और ये वाली साइड दोबारा से इधर घूम के चली जाएगी, तो यहाँ पे नाइट हो जाएगी। ओके, आगे देखिए। तो इफ़ द अर्थ डिड नॉट रोटेट, अगर हमारी अर्थ अपने अक्ष पर रोटेट नहीं करती, द पोजिशन फेसिंग द सन
वुड ऑलवेज बी वार्म। तो हमारा जो अर्थ का जो फेस सन की तरफ होता है वो हमेशा गर्म होता, और क्योंकि अगर वो अपने अक्ष पर नहीं घूमती तो जो इसका हिस्सा सन को फेस कर रहा है तो वो पूरा टाइम क्या रहता, सन को ही फेस करता, तो वो हमेशा गर्म ही रहता एंड एक्सपीरियंस डे टाइम, और पूरा हमेशा ही वो डे टाइम फेस करता। और वाइल द अदर हाफ, और जो दूसरा हाफ है, वुड बी इन डार्कनेस, वहाँ पे हमेशा रात होती और वो हमेशा कोल्ड होता एंड रिमेन एक्सट्रीमली कोल्ड। इन बोथ केसेस इट इज़ नॉट पॉसिबल टू सस्टेन लाइफ, और ये किसी भी हमारे जीवन के लिए, एक सतत जीवन के लिए पॉसिबल नहीं था। नेक्स्ट, कमिंग टू द रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन इज परिभ्रमण। रोटेशन होता है परिक्रमण, रेवोल्यूशन होता है परिभ्रमण। द अर्थ मूवमेंट अराउंड द सन इन द इलेप्टिकल ऑर्बिट इज कॉल्ड रेवोल्यूशन। जब हमारी अर्थ क्या करती है, सन के अराउंड मूव करती है तो उसको रेवोल्यूशन कहते हैं। और ये वन रेवोल्यूशन कंप्लीट करने में इट टेक्स 365 डेज एंड 6 आवर्स टू कंप्लीट वन रेवोल्यूशन। रोटेशन को कंप्लीट होने में 24 आवर्स लगते हैं यानी 1 डे, और रेवोल्यूशन होने में 365 डेज एंड 6 आवर्स का समय लगता है। अभी रेवोल्यूशन से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको देख लेते हैं। लीप ईयर, ए कैलेंडर ईयर हैज़ 365 डेज ओनली। एक जो नॉर्मल ईयर होता है उसमें 365 डेज होते हैं। द 6 आवर, क्योंकि एक रेवोल्यूशन होने में 6 आवर्स एक्स्ट्रा लगते हैं, तो 4 साल अगर हम रहेंगे तो 4 साल में ये पूरा 1 डे बन जाएगा। अब जो 1 डे बनेगा तो 1 डे बनने के बाद एक हमारा साल ऐसा आएगा जिसमें 366 डेज मिलेंगे। और वो जो 1 डे है वो कौन से महीने में काउंट होता है, आप देखते होंगे हर 4 साल के बाद फरवरी 29 डेज का होता है। द 6 आवर्स और क्वार्टर ऑफ अ डे over a span of 4 years are added to make it 24 hours और 1 full day। जब ये 4 सालों तक ये 6 घंटे होते हैं तो उससे एक दिन बन जाता है, और उस एक दिन को 1 एक्स्ट्रा डे एडेड टू द मंथ ऑफ फरवरी। एवरी 4th ईयर हैज़ 366 डेज। हर 4 साल में एक ऐसा साल आता है जिसमें 366 दिन होते हैं। इंस्टीड ऑफ 365 डेज सच अ ईयर इज कॉल्ड अ लीप ईयर। और जिस ईयर में 366 डेज होते हैं उसको लीप ईयर कहा जाता है, और जिस ईयर में 365 डेज होते हैं उसको नॉर्मल ईयर कहा जाता है। अभी सीजन कैसे चेंज होते हैं, ये रेवोल्यूशन से चेंज होते हैं। जब द चेंज इन द पोजिशन ऑफ द अर्थ अराउंड द सन कोज चेंजेस इन सीजन। जब हमारी अर्थ रोटेट करती है सन को तो कभी ये नॉर्थ पोजीशन में होती है, कभी ईस्ट में होती है, साउथ में होती है, वेस्ट में होती है, तो उसके बिहाफ पर हमारे जो सीजन्स है वो चेंज होते हैं। वो 4 तरीके से होते हैं। देयर आर द 4 मेन सीजन्स, समर, ऑटम, विंटर, स्प्रिंग, गर्मी, पतझड़, सर्दी, बसंत। सोलिस्टाइस क्या होता है, ऑन जून 21 द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर इज टिल्ट टूवर्ड द सन एंड द सन रेज फॉल डायरेक्टली ऑन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। 21 ऑफ जून ऐसा दिन होता है जब ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे सन डायरेक्ट हमारा क्या करता है, डायरेक्ट अपनी रेज फॉल करता है। और रीजन लाइंग नियर द ट्रॉपिक रिसीव मोर हीट एज कंपेयर टू द एरिया नियर द पोल। और बाकी अर्थ के सभी कंपैरिजन में सबसे ज़्यादा हीट प्राप्त होती है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाले रीजन में। ऑन जून 21 इट इज़ द लॉन्गेस्ट डे एंड द शॉर्टेस्ट नाइट। और ये हमारे नॉर्थ हेमिस्फीयर का सबसे लंबा दिन और सबसे छोटी रात के रूप में काउंट किया जाता है फॉर ऑल प्लेसेस इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ये सिर्फ मैं उत्तरी गोलार्ध की बात करती हूँ, क्योंकि उत्तरी गोलार्ध में देखिए, उत्तरी गोलार्ध में जो हमारा सन होता है ये हमारा 0 डिग्री में बताई थी आपको, ये हमारा 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है, और यही वो ट्रॉपिक है या लैटिट्यूड है जिस पर सन जो है डायरेक्ट अपनी रेज डालता है ऑन 21 ऑफ जून। ओके, नेक्स्ट, ऑन 22 December the southern hemisphere is tilt toward the sun and the sun's rays fall vertically on the tropic of Capricorn।
जिस तरह से 21 और जून को ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है, उसी तरह से 22 दिसंबर में ये 23.5 डिग्री साउथ में होता है। इस वाली हमारी लैटिट्यूड पे होता है 21 दिसंबर को। यहाँ पे डायरेक्ट सूरज चमकता है और वो दक्षिणी या फिर मैं बोलूँ सदर्न हेमिस्फीयर का सबसे बड़ा दिन और सबसे छोटी रात 21 दिसंबर को होती है। वो भी सदर्न हेमिस्फीयर में। इक्विनॉक्स क्या होते हैं? इक्विनॉक्स क्या होता है देखिए, ऑन मार्च एंड सितंबर 23 मार्च और 23 सितंबर को द डायरेक्ट रेज ऑन द अर्थ फॉल ऑन द इक्वेटर। इन दोनों दिनों में जो सन है वो डायरेक्ट फॉल करता है इक्वेटर पे। एट दिस पोजिशन बोथ द पोल्स आर इक्विडिसेंट फ्रॉम द सन एंड द एंटायर वर्ल्ड एक्सपीरियंस एन इक्वल ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट। और पूरे वर्ल्ड में हम किस तरह का क्लाइमेट फेस करते हैं कि सभी ड्यूरेशन ऑफ डे एंड नाइट इज इक्वल एक्सपीरियंस किया जाता है। तो आप देखिए एक बार, ये हमारा सन है, ये हमारी अर्थ है, एक ये हमारी अर्थ है, एक ये हमारी अर्थ है, और एक हमारी अर्थ ये बन जाती है, और बीच में हमारा सन है। ये है अर्थ। अब इसमें आप देखिए, ये हमारा इक्वेटर है और ये हमारा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे होता है 21 जून में। फिर ये क्या करेगा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बाद ये मूव करेगा इक्वेटर पे, तो ये आएगा जून के बाद क्या आता है, सितंबर। तो जब ये दोबारा से आएगा जून 21 जून के बाद, जो सूरज अब किसके ऊपर सबसे पहले इक्वेटर के पास आएगा, तभी वो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे जा सकता है। तो 23 सितंबर को ये जाएगा इक्वेटर पे, और फिर दोबारा से ये आएगा 21 दिसंबर, जो हमने देखा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न पे आएगा। फिर दोबारा से ये मूव करेगा 21 मार्च में, जिसमें हम देखेंगे ये दोबारा से इक्वेटर पे आ जाएगा। फिर ये दोबारा से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे जाएगा। इसी तरह से ये पूरा सर्कल जो है वो काउंट किया जाता है। नाउ आई थिंक यू विल बी better understand this. Thank you for watching my channel. Do share, like, subscribe to my channel. Thank you. हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 6 की ज्योग्राफी को पढ़ रहे हैं, इसी सीक्वेंस में आज हम चैप्टर 4 को देखने वाले हैं, दैट इज़ मैप, मानचित्र जिसको हम बोलते हैं। तो इसमें हम मैप कितने तरह के होते हैं, मैप किस किस काम में आता है, उस चीज़ को हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरू करते हैं। ए मैप इज़ अ ट्रू रिप्रेजेंटेशन और अ ड्राइंग ऑफ एनी एरिया ऑफ द अर्थ ऑन अ फ्लैट सरफेस। देखिए, अर्थ आपको पता है कि एक ज्योइड शेप होती है, लेकिन हम जब मैप की बात करते हैं तो मैप के टर्म में हम जो भी हमारा मानचित्र है उसको हम एक पेज पे बना देते हैं, ठीक है, मैप को ड्रॉ कर देते हैं, तो वो एक फ्लैट सरफेस हो जाता है, जो कि एक ड्राइंग की तरह हमें दिखाई देता है। तो मैप का ट्रू मतलब क्या होता है कि हमें रिप्रेजेंटेशन देता है और एक ड्राइंग के आइडिया देता है कि एक एरिया अर्थ पे किस तरह से हम दिखा सकते हैं। मैप गिव अस एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन ऑफ एन एरिया, कि कौन सी लोकेशन कहाँ पे लोकेट होती है, उसकी ट्रू इन्फॉर्मेशन हमें मैप बता सकता है। सेवरल मैप आर पुट टुगेदर इन अ फॉर्म ऑफ अ बुक। जब एक बुक में सिर्फ मैप दिए जाते हैं तो उस बुक को क्या कहा जाता है, विच इज़ कॉल्ड एन एटलस। जो मैप की बुक होती है उसको एटलस कहा जाता है। तो देखते हैं मैप कितने तरह के होते हैं। टाइप ऑफ मैप्स, मैप जो है हमारे 3 तरह के मैप्स आप देखते हैं, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप एंड थीमेटिक मैप। मैं थोड़ा ब्रीफ में बता देती हूँ, फिर हम देखते हैं आगे। फिजिकल मैप में हम अपने माउंटेन्स, रिवर
या फिर प्लेट्यूज को देखते हैं, जो कि फिजिकल भौतिक संरचना को दिखाता है। पॉलिटिकल मैप में हम किसी देश के राज्यों को, सिटीज़ को, उनके कैपिटल्स को देखते हैं। थीमेटिक मैप में जब हम किसी रोड, पार्क या फिर किसी बिल्डिंग को हम देखते हैं तो वो थीमेटिक मैप में काउंट किया जाता है। मैप विच शो natural features of the earth such as mountain, plateaus, river and plain are known as physical maps। तो भौतिक जो मानचित्र होते हैं वो क्या क्या हमें शो करते हैं? माउंटेन्स, जिस भी मैप में आपको माउंटेन शो करती दिखाया जाए या फिर पठार, नदियाँ या मैदान को शो किया जाता है तो उन मैप को हम फिजिकल मैप कहते हैं। ऐसे ही देखिए, मैप्स शोइंग डिस्ट्रिक्ट, सिटीज़, टाउन्स, स्टेट एंड कंट्रीज़। और जिन मैप में हमें किसी का जिला, शहर, टाउन या राज्य या देशों को लोकेट किया जाता है एंड देयर बाउंड्रीज आर कॉल्ड पॉलिटिकल मैप्स। थर्ड हमारा देखिए, सर्टेन मैप्स विच प्रोवाइड स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन अबाउट रोड, बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स, रेलवेज, रेनफॉल, क्रॉप्स, पॉपुलेशन एक्सेट्रा आर कॉल्ड एज थीमेटिक मैप। तो थीमेटिक मैप में हम किस चीज़ को डालते हैं? अगर हम किसी मैप पे रोड बना देते हैं कि ये रोड वहाँ से यहाँ तक जाता है, तो रोड शो कर रहे हैं मैप में, या बिल्डिंग बना रहे हैं कि किसी लोकेशन पे ये बिल्डिंग मिलेगी, या रेलवेज़ के लिए रास्ता दिखा रहे हैं, या ज़्यादा रेनफॉल कहाँ होती है, कहाँ कम होती है, या किस क्षेत्र में कौन कौन सी क्रॉप्स उगाई जाती है, किस एरिया में कितनी पॉपुलेशन है। जब इन सब चीज़ों को हम लोकेट करते हैं ऑन द मैप, दे आर कॉल्ड थीमेटिक मैप्स। नेक्स्ट, स्केल। जब हम मैप पे किसी भी एरिया को मेज़र करते हैं तो हम उसको स्केल के थ्रू मापते हैं। तो क्या होता है? डिस्टेंस आर शो विद द हेल्प ऑफ स्केल। जब हम किसी दूरी को मापते हैं तो उसको स्केल से मापा जाता है। इट इज़ द रेशो बिटवीन द एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड। और ये किस चीज़ का रेशो होता है? जो एक्चुअल डिस्टेंस ऑन द ग्राउंड एंड इज कोरोस्पॉन्डिंग डिस्टेंस ऑन द मैप। तो इसको दो तरीके से मापा जाता है, देखिए आगे। व्हेन द एरिया टू बी रिप्रेजेंटेड इज लार्ज, मतलब जब हमें किसी एरिया को, लार्ज एरिया को शो करना है तो वी यूज़ अ स्मॉल स्केल। स्मॉल स्केल कैसे? अगर हमें 500 मीटर का, तो हम क्या बोल रहे हैं? जब एरिया बड़ा है, 500 मीटर का एरिया हम कैलकुलेट कर रहे हैं तो हम वी यूज़ अ स्मॉल स्केल। तो हम स्मॉल स्केल यूज़ करेंगे तो उसके लिए हम 5 मीटर यूज़ करेंगे। 500 मीटर के एरिया के लिए हम 5 मीटर वर्ड का यूज़ करेंगे स्केल का। बट व्हेन द एरिया इज स्मॉल, जब हम स्मॉल एरिया का यूज़ करेंगे, मान लीजिए 500 मीटर जब हम यूज़ करेंगे स्मॉल एरिया के लिए, देन ए लार्ज स्केल इज़ रिप्रेजेंटेड। तो हम एक लार्ज स्केल का यूज़ करेंगे, जैसे कि 500 मीटर में हम 5 सेंटीमीटर स्केल का यूज़ करेंगे। आई थिंक दिस इज़ क्लियर टू यू। नेक्स्ट इज़ डायरेक्शन। तो मैप हमें डायरेक्शन शो करते हैं कि किस तरह से हम किसी दूसरी जगह पर जा सकते हैं। ए वर्टिकल लाइन विद एन एरो हेड जनरली इन द नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द मैप विद द लेटर एन रिटन इंडिकेट द नॉर्दर्न डायरेक्शन। तो जब हम वर्टिकल लाइनें खींचते हैं, उस वर्टिकल लाइन से हम पता लगा देते हैं कि जो इसका नॉर्दर्न पार्ट है दैट इज़ इंडिकेट टू द नॉर्थ। एंड जब हमें एक डायरेक्शन पता चल जाती है, आफ्टर दैट वी कैन लोकेट ऑल अदर डायरेक्शन इन द मैप। तो हम इस तरह से, जब हमें नॉर्थ पता चल गई है तो उसका जो साउथ होगा तो वो साउथ हो जाएगी, नॉर्थ का ईस्ट होगा तो इसका भी ईस्ट होगा, नॉर्थ का वेस्ट तो वेस्ट जनरली वेस्ट हो जाएगा। तो एक डायरेक्शन पता होने से हम अदर डायरेक्शन को निकाल सकते हैं। तो वन यू नो वेयर द नॉर्थ इज़, जब हमें ये पता चल जाता है कि वेयर द नॉर्थ इज़, वी कैन ईजिली फाइंड आउट द अदर डायरेक्शन, नेमली द ईस्ट, द वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ। क्लियर इट? नेक्स्ट, सिम्बल्स। सिम्बल्स क्या होते हैं? हम अपने मैप पे, जैसे हमने थीमेटिक मैप में हम क्या करते हैं, थीमेटिक मैप में हम जैसे किसी क्षेत्र पे प्लांट है तो उसके लिए हम इस तरह के स्ट्रक्चर बना देंगे। प्लांट है, रोड है तो उसके लिए कुछ लाइंस ड्रॉ कर देंगे कि ये मेन रोड के लिए इस तरह की लाइन होगी, लोकल रोड के लिए इस तरह की लाइन होगी। तो वो सिम्बल्स हमें
मैप को जब हम लोकेट करते हैं तो उसमें हमें पहले से इंडिकेट कर दिया जाता है। वाइल ड्राइंग अ मैप, जब हम एक मैप बनाते हैं, इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो द एक्चुअल शेप एंड साइज ऑफ द डिफरेंट फिगर्स लाइक अ रोड, ब्रिज, मार्केट, स्कूल एक्सेट्रा। तो हम एक मैप के ऊपर जितना बड़ा वो रोड है, जितना कि बड़ा ब्रिज, मार्केट या स्कूल है, उतना बड़ा तो मैप पे नहीं बना सकते हैं। तो मैप में जो हमें सिंबल बनाए जाते हैं वो एक्चुअल शेप एंड साइज नहीं होता, किसका, रोड और जो भी अदर थिंग्स हैं। तो सिंबल्स हमें लोकेट करते हैं कि हम, ये एरिया हमारा रोड के लिए इंडिकेट होता है, ये हमारा बिल्डिंग के लिए एलोकेट हो रहा है, तो वो अकॉर्डिंग टू द फीचर्स। सर्टेन साइन एंड सिंबल्स आर यूज टू शो दिस फीचर्स। तो इन सभी को लोकेट करने के लिए हम सिंबल्स का या साइन का यूज़ करते हैं मैप के अंदर। नेक्स्ट टॉपिक्स देखिए, स्केच। स्केच क्या होता है, ए रफ ड्राइंग। ये एक हमारा एक रफ ड्राइंग होता है ऑफ एनी एरिया। जब हम किसी एरिया की रफ ड्राइंग बनाते हैं कि ऐसे ऐसे लोकेट कर देते हैं, इधर ये पड़ता है, इधर बिल्डिंग पड़ती है, इधर सड़क पड़ती है, इस तरह से, तो एक रफ हमारा ड्राइंग हो जाती है बेस्ड ऑन मेमोरी। मेमोरी की तरह से हम इसको यूज़ करते हैं। ड्रॉन विदाउट अ स्केल इज़ कॉल्ड अ स्केच। मतलब जब हम एक रफ ड्राइंग बनाते हैं एक एरिया की, जो कि हम अपनी मेमोरी में फिट करने के लिए, कि थोड़ा आइडिया मिल जाए बिना स्केल का यूज़ करें, तो उसको हम स्केच कहते हैं। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस आर शोन इन स्केचेस। और जो रफ मैप है हमारा, उसमें हम किस चीज़ की इंडिकेट करते हैं, किस चीज़ को आइडेंटिफाई करने के लिए स्केच को बनाते हैं कि हमें डायरेक्शन और डिस्टेंस पता चल जाए। नेक्स्ट देखिए, प्लान। प्लान क्या होता है, कोई भी कार्य करने से पहले जो हम उसका एक खाका, रफ खाका या किसी भी तरह का एक खाका तैयार कर लेते हैं, तो उसको प्लान कहते हैं। ए प्लान इज़ अ ड्राइंग विच शो द लेआउट ऑफ अ बिल्डिंग। जैसे एक बिल्डिंग बनाने के लिए पहले एक रफ प्लान बनाया जाता है कि इस तरह से यहाँ पे ये चीज़ होगी, यहाँ पे उसका गार्डनिंग कर सकते हैं, यहाँ पे इसमें वॉशरूम क्रिएट कर सकते हैं, तो उसके लिए एक प्लान बनाया जाता है। तो प्लान क्या होता है, एक ड्राइंग होती है जो एक शो करती है किसी का लेआउट, मतलब जैसे बिल्डिंग का लेआउट बनाने के लिए हम उसके लिए प्लान बनाते हैं। तो नाउ ये चैप्टर सिर्फ हमें मैप के बारे में बताता है, और मैप से रिलेटेड यही सभी टॉपिक्स हमें पढ़ने थे। तो वी हैव completed दिस चैप्टर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 6 के ज्योग्राफी को कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा चैप्टर 5 रहने वाला है, दैट इज़ मेजर डोमेन्स ऑफ द अर्थ। अर्थ के ऊपर हमारे कौन कौन से परिमंडल्स देखने को मिलते हैं, या कौन कौन से स्ट्रक्चर्स है, या हम ये बोल सकते हैं कि अर्थ के ऊपर ही लाइफ एग्जिस्ट क्यों करती है, उसके बारे में इस टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। लाइफ एग्जिस्ट ऑन द अर्थ बिकॉज ऑफ द फेवरेबल कंडीशन प्रेजेंट देयर। लाइफ एग्जिस्ट करती है अर्थ पे क्योंकि यहाँ पर हमें रहने लायक फेवरेबल कंडीशन मिलती है देखने को। ऑल लाइफ सस्टेनिंग एलिमेंट्स, लैंड, वाटर एंड एयर आर ऑल्सो प्रेजेंट। क्योंकि लाइफ जीने के लिए ये 3 ऐसे एलिमेंट्स हैं जिनका होना मैंडेटरी है। अगर हम इन तीनों में से एक को भी हटा दें तो लाइफ एग्जिस्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि और भी हमारी बाकी जो प्लैनेट्स हैं उन पर हमें 2 चीज़ें तो देखने को मिल जाती है, लेकिन एट द अदर हैंड हमें थर्ड इसका जो एलिमेंट है वो उसका एस्केप पाया जाता है, जिसके चलते वहाँ पे लाइफ एग्जिस्ट नहीं करती है। तो आइए तीनों को एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। पहले हम लिथोस्फीयर के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम हाइड्रोस्फीयर और फिर एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ेंगे, और इन तीनों के मिले जुले स्वरूप से बायोस्फीयर बनता है। तो लिथोस्फीयर से जितने भी एक्सपेक्ट होंगे उनको हम लिथोस्फीयर लिथो को हम रिलेट करते हैं लैंड से। लिथोज मीनिंग इज लैंड, तो लिथोस्फीयर मतलब कि भूमंडल। द अपर सरफेस ऑफ द अर्थ ऑफ विच इज मेड अप ऑफ रॉक्स एंड सोइल इज कॉल्ड द लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या होता है, ऐसा अर्थ का सरफेस, अपर सरफेस जो कि रॉक्स एंड सोइल से बना होता है, उसी को हम भूमंडल कहते हैं। द लिथोस्फीयर इज अनइवन द हाईएस्ट पॉइंट बीइंग। और जैसे हम बात करते हैं अर्थ के हाईएस्ट पॉइंट की और अर्थ का सबसे डीपेस्ट पॉइंट, तो दैट इज़
The highest point is Mount Everest in Nepal. That height is 8,848 meters above the sea level. Sea level से ऊपर की तरफ इतना मीटर है. And the deepest being Mariana Trench in Pacific Ocean, that is 11,022 मीटर below the sea level. ये सी लेवल के नीचे है, माउंट एवरेस्ट सी लेवल के ऊपर आता है. नाउ 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय द वाटर. जैसे कि आपको पता ही है, अर्थ का जो पूरी अर्थ को हम देखते हैं उसमें 71% हमें वाटर देखने को मिलता है, और बाकी जो बचा 29% दैट इज अर्थ. 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड बाय वाटर एंड ओनली 29% फॉर्म द लैंड सरफेस. द लार्ज लैंड मासेस आर कोल्ड कॉन्टिनेंट्स. जो हमारे अर्थ के ऊपर लैंड मास वाला जो एरिया होता है उसको हम कॉन्टिनेंट, महाद्वीप कहते हैं. एंड लार्ज वाटर बॉडीज सराउंडिंग द कॉन्टिनेंट्स आर कॉल्ड ओशियंस. तो लैंड मासेस को हम महाद्वीप कॉन्टिनेंट्स बोलते हैं. और इन कॉन्टिनेंट्स के चारों ओर से घिरा हुआ जो समुद्र होता है, महासागर जो होता है, उसको हम ओशन के रूप में देखते हैं. तो देखते हैं पहले कॉन्टिनेंट्स. हाउ मेनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड? देयर आर 7 continents in the world. Now we are discussing one by one. First is Asia. Asia is the largest continent covering almost one third of the total land mass. जितना वो 29% लैंड मास है उसका 1/3 इज कवर्ड बाय ओनली ऑन एशिया. द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, मैंने आपको सेकेंड चैप्टर में आपको लैटिट्यूड्स बताए थे जिसमें कि 23.5 डिग्री नॉर्थ, that is called Tropic of Cancer, or passes through this continent, that is Asia. It is separated from Europe by the Ural Mountain, Caspian Sea and the Black Sea. और हम बात करते हैं क्योंकि एशिया और यूरोप है वो आपस में लैंड एरिया जो है आपस में मिले हुए हैं. तो वो ये तीनों जो इसके फीचर्स है या तीनों ये लोकेशंस हैं जो इन दोनों कॉन्टिनेंट्स को अलग करती है. दैट इज़ यूराल माउंटेन इन रशिया, कैस्पियन सी जिस पे बहुत सारी हमारी मिडल ईस्ट एशियन कंट्रीज टच करती है इसको, और ब्लैक सी हमारा है. ये तीनों ही ऐसी लोकेशंस है जो कि दोनों कॉन्टिनेंट को अलग करते हैं. नाउ सेकेंड इज एशिया, अफ्रीका. दिस इज द सेकेंड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड लाइज बोथ इन द नॉर्दर्न एंड सदर्न हेमिस्फीयर. क्योंकि मैंने आपको बताया था एशिया अफ्रीका की जो लोकेशन पड़ती है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, तीनों ही ये इंपॉर्टेंट जो लैटिट्यूड्स होते हैं तीनों में से अफ्रीका कॉन्टिनेंट में से ये तीनों लैटिट्यूड्स पास होते हैं. अफ्रीका इज सेपरेटेड फ्रॉम यूरोप बाय द स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर. जैसे ये यूरोप आता है और उसके नीचे अफ्रीका है, तो यहाँ पे जो स्ट्रेट पड़ता है, स्ट्रेट क्या होता है? दो लैंड मासेस को अलग करने वाला जो एक रास्ता होता है या एक स्पेस होता है उसको हम स्ट्रेट मानते हैं. और ऐसे अफ्रीका और यूरोप के बीच में जो स्ट्रेट इज जिब्राल्टर इन द नॉर्थ ईस्ट एंड द मेडिटेरेनियन सी इन द नॉर्थ. अफ्रीका के नॉर्थ में मेडिटेरेनियन सी पड़ता है और स्ट्रेट ऑफ जिब्राल्टर पड़ता है जो कि अफ्रीका को यूरोप से अलग करता है. थर्ड देखिए नॉर्थ अमेरिका, उत्तरी अमेरिका. इट इज़ द थर्ड लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट. इट इज़ लिंक्ड टू साउथ अमेरिका. क्योंकि आपको पता ही होगा अगर मैप आप देखते हैं तो नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका दोनों आपस में जुड़े हुए हैं. बीच में मतलब कि कॉन्टिनेंट की बात करें तो दोनों कॉन्टिनेंट आपस में मिले हुए हैं. इट इज़ लिंक द साउथ अमेरिका बाय द नैरो इस्थिल्मस ऑफ पनामा. ठीक है, तो ये पनामा के थ्रू एक दूसरे से लिंक करते हैं. साउथ अमेरिका, इट एंटायरली इन द सदर्न हेमिस्फीयर. पूरा का पूरा हमारा जो साउथ अमेरिका है वो सदर्न हेमिस्फीयर में पड़ता है, मतलब इक्वेटर से नीचे. द एंडीज माउंटेन विच इज़ द वर्ल्ड्स लॉन्गेस्ट माउंटेन रेंज. विश्व की सबसे लंबी जो माउंटेन रेंज है, पर्वतीय श्रृंखला जो है वो एंडीज माउंटेन है. रन्स थ्रू इट्स लेंथ फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ, जो कि नॉर्थ से, अब जैसे ये नॉर्थ, ये हमारा साउथ अमेरिका है, इसकी जो वेस्ट साइड है उसमें नॉर्थ से लेके साउथ तक ये अपने आप को मतलब कि पूरी सीरीज बनी हुई है, ये रेंज जिसको हम बोलते हैं. नेक्स्ट इज यूरोप, लोकेटेड इन नॉर्दर्न हेमिस्फीयर. पूरा का पूरा यूरोप जो है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लोकेट करता है. द आर्टिक ओशियन लाइज इन द नॉर्थ, और इसके नॉर्थ में आर्कटिक ओशन देखने को मिलता है. द अटलांटिक ओशन लाइज इन द वेस्ट, और वेस्ट में देखिए नॉर्थ
यूरोप के नॉर्थ में आर्कटिक, वेस्ट में अटलांटिक, साउथ में मेडिटेरेनियन सी, और इधर हमारा एशिया इसे लैंड मास कनेक्ट करता है। नेक्स्ट इज ऑस्ट्रेलिया। इट इज़ द स्मॉलेस्ट कॉन्टिनेंट एंड हैज़ ड्राइव्ड इट्स नेम फ्रॉम अ लैटिन टर्म ऑस्ट्रिया, ऑस्ट्रियास विच मीन्स सदर्न। तो इसका जो ऑस्ट्रेलिया जो नाम लिया गया है उसी का जो मीनिंग होता है सदर्न होता है, और ये हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स में सबसे छोटा कॉन्टिनेंट है साइज वाइज भी। Antarctica in the southern hemisphere and the South Pole in the globe. It lies in the southern hemisphere and has the South Pole at the center. India's research stations are named at Maitri and Dakshin Gangotri. Both of them are two major research stations of India in Antarctica for research perspective only. नेक्स्ट हमारा आता है, अभी हमने लिथोस्फीयर देखा है, अभी नेक्स्ट देखिए हाइड्रोस्फीयर। हाइड्रो मीन्स इज वाटर, द डोमेन ऑफ वाटर दैट कवर्स ऑलमोस्ट 71% ऑफ अर्थ सरफेस इज कॉल्ड द हाइड्रोस्फीयर। तो जलमंडल क्या होता है, हमारी अर्थ का 71% जो भाग है वो जल से घिरा हुआ है, और ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वो सारा का पानी पीने योग्य है, लेकिन वो सारा पानी पीने योग्य नहीं है, इसमें स्लाइन वाटर है मोस्टली। वाइल ओशन एंड सी हैव सोल्ट वाटर, जो हमारे समुंदर और महासागर हैं उसमें ज़्यादातर सोल्ट वाटर, लेक्स, रिवर्स हैव फ्रेश वाटर्स। 97% ऑफ अर्थ वाटर्स रिजर्व आर फाउंड इन द ओशन, और ये 71% का जो 97% है वो अर्थ वाटर रिजर्व कहाँ पे पाया जाता है, महासागरों में, ओशंस में। और हाउ मैनी ओशंस इन द वर्ल्ड, देयर आर 5 ओशन इन द वर्ल्ड। फर्स्ट इज पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। दिस इज द लार्जेस्ट ओशन विच एक्सटेंड ओवर 1/3 ऑफ द ग्लोब। जो पैसिफिक ओशन है टोटल हमारा जो ग्लोब है उसका 1/3, मतलब मैं अगर बात कर रही हूँ ओशंस की, उसमें 1/3 जो कवर करता है वो पैसिफिक ओशन है। इट हैज़ द कोस्ट लाइन, और इसकी जो कोस्ट लाइन है इधर, और जो पैसिफिक ओशन है ये इधर एशिया से टच करता है, और इधर नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका से कनेक्ट करता है, और इधर ये एशिया से और ऑस्ट्रेलिया से कनेक्ट करता है। तो जितनी भी इसकी कोस्ट लाइन है ऑफ हाउ मेनी किलोमीटर्स, पैसिफिक ओशन का कोस्ट लाइन इज़ 1,35,666 किलोमीटर। डेप्थ मतलब कि पैसिफिक ओशन की डेप्थ कितनी है, ये एवरेज डेप्थ है, औसत गहराई है 4030 मीटर। और आपको पता ही है कि मैंने अभी आगे डिस्कस किया था, डीपेस्ट जो जगह है, डीपेस्ट जो हमारा एक एरिया है कॉन्टिनेंट, मतलब कि जो हमारी डीपेस्ट जगह है वो हमारी पैसिफिक ओशन में पड़ती है, दैट इज़ मेरिना ट्रांच। नेक्स्ट ओशन इज़ अटलांटिक ओशन। दिस इज़ द सेकेंड लार्जेस्ट ओशन एंड इज एस शेप, और ये जो इसकी लोकेशन है वो इधर नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका और इधर यूरोप और अफ्रीका के बीच का जो हमारा ओशन होता है दैट इज़ अटलांटिक ओशन। इसकी जो शेप बनती है वो एस शेप में बनता है, विद द लेंथ ऑफ 1,11,866 किलोमीटर। द कोस्ट लाइन ऑफ द ओशन इज़ वेरी लॉन्ग एंड इरेगुलर, क्योंकि इसकी कोस्ट लाइन इरेगुलर है कहीं पे, क्योंकि ये बहुत ही नैरो है, ज़्यादा ब्रॉड नहीं है पैसिफिक ओशंस की तरह। नेक्स्ट हमारा इंडियन ओशन, थर्ड लार्जेस्ट ओशन है ये वर्ल्ड में, और ओनली ओशन टू बी नेम्ड आफ्टर अ कंट्री। उसका नाम किसके नाम पे रखा गया है, इंडिया के नाम पे, और ये इकलौता ऐसा ओशन है जिसका नाम किसी कंट्री के नाम पे रखा गया है। और ओशन इज़ टेंगुलर इन शेप, और इसकी जो शेप बनती है वो टेंगुलर शेप में बनती है, क्योंकि इसके जो नॉर्थ में इसके नॉर्थ में, इंडियन ओशन के नॉर्थ में एशिया पड़ता है, और वेस्ट में हमें देखने को मिलता है अफ्रीका, और इधर ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण में हमें अंटार्कटिका, मतलब कि, और इस मतलब इसके चारों तरफ हम देखते हैं तो ये लैंड मास से घिरा हुआ एक ओशन मिलता है। आर्कटिक ओशन देखिए, नॉर्थ पोल, इट इज़ द स्मॉलेस्ट ऑफ ऑल ओशंस लोकेटेड विद इन द आर्कटिक सर्कल एंड सराउंडिंग द नॉर्थ पोल। नॉर्थ पोल के चारों तरफ ये घिरा हुआ है, और ये नॉर्थ जो आर्कटिक सर्कल होता है 36.5 डिग्री नॉर्थ जो होता है आर्कटिक सर्कल, उसके पास हमें लोकेटेड दिखता है। नेक्स्ट इज अंटार्कटिक ओशन। द पैसिफिक, अटलांटिक एंड इंडियन ओशन मर्ज एट अ प्लेस। जहाँ पर भी पैसिफिक, अटलांटिक और इंडियन ओशन मर्ज करते हैं उसी को अटलांटिक ओशन दक्षिण में बोला जाता है, और दक्षिण में होने के कारण
इसका क्या नाम, दूसरा नाम क्या बोल देते हैं हम, दिस इज़ नोन एज सदर्न ओशन। अटलांटिक ओशन, अंटार्कटिक ओशन को हम साउथ ओशन भी, सदर्न ओशन भी बोलते हैं। नेक्स्ट इज एटमॉस्फेयर, वातावरण या वायुमंडल। द अर्थ इज सराउंडेड बाय अ थिन लेयर ऑफ एयर। हमारी अर्थ के ऊपर जो एक पतली लेयर चढ़ी हुई है एयर की, दैट इज़ एन इसेंशियल पार्ट ऑफ आवर लाइफ, और ये हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। द एटमोसफेयर इज मेड अप ऑफ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस गैसेज। और हमारा जो एटमोसफेयर, वातावरण जो बना हुआ है, इसमें बहुत सारी गैसेज हमें देखने को मिलती है, जिसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% इज ऑक्सीजन, and other 1% is other gases like argon, carbon dioxide and etc. all the gases. The atmosphere is divided into 5 layers based on composition. Composition मतलब किस इन अलग अलग लेयर्स में अलग अलग एक्टिविटीज़ के चलते हमने, या इनके एटमॉस्फेयर या इनके टेम्परेचर के चलते हमने इनको लेयर्स में डिवाइड कर दिया है, वो भी 5। तो एटमॉस्फेयर की 5 लेयर्स होती है। किन किन कंपोजिशन के बेस पर, टेम्परेचर एंड अदर प्रॉपर्टीज़। और कौन कौन सी वो लेयर्स होती है, दीज लेयर्स ऑफ द एटमॉस्फेयर आर ट्रोपोस्फेयर मतलब शोभ मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर समताप मंडल, इस संताप मंडल मतलब स्ट्रेटोस्फेयर में हमें ओजोन लेयर देखने को मिलती है। ओजोन लेयर क्या काम करती है, सन से जो हमारी सन है उससे कुछ अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस आती है, उसको हमारी ओजोन जो कि स्ट्रेटोस्फेयर में पड़ती है वो रोक लेती है, ताकि अर्थ पे जो लाइफ है वो हैम्पर ना हो। क्योंकि अगर अल्ट्रा वायलेट सन की जो अर्थ पे पहुंच जाएगी तो वो ह्यूमन बींग्स के लिए, प्लांट्स के लिए और एनिमल्स के लिए कैंसर या प्लांट्स की ग्रोथ को वो रोक देती है, या एनिमल्स का रिप्रोडक्शन को वो खतरे में डाल देती है, तो उसके प्रभाव पड़ते हैं जिसको ओजोन लेयर रोक लेती है स्ट्रेटोस्फेयर में। नेक्स्ट इज मीसोस्फेयर, दैट इज मध्यमंडल, थर्मोस्फेयर तापमंडल एंड एक्सोस्फेयर इज बहिर्मंडल। नेक्स्ट है हमारा देखिए बायोस्फेयर। इन तीनों कंपोजिशन, दैट इज लिथोस्फेयर, एटमोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर, दे आर मेड टुगेदर एज बायोस्फेयर। द बायोस्फेयर इज अ नैरो जोन ऑफ द कॉन्टैक्ट वेयर, ऐसी जगह जहाँ पर लिथोस्फेयर एंड हाइड्रोस्फेयर एंड एटमोस्फेयर कम इन कनेक्ट विद ईच अदर, जहाँ पे ये तीनों ही कंपोनेंट एक साथ आते हैं, उससे बनता है बायोस्फेयर। द वर्ड बायो मीन्स लाइफ। दैट्स इट फॉर टुडे। आई हैव दिस चैप्टर इज completed. Thank you for watching my channel. Do share, like, subscribe to my channel. Thank you. हेलो फ्रेंड्स, स्मार्ट लर्निंग में आपका स्वागत है। जैसे कि हम क्लास 6 की ज्योग्राफी कर रहे हैं, जिसमें आज हमारा चैप्टर 6 मतलब ज्योग्राफी का लास्ट चैप्टर रहने वाला है। तो हमारे चैप्टर का नाम रहेगा आवर कंट्री इंडिया। ओके, तो थोड़ा सा आज वॉइस इशू थोड़ा सा हो सकता है, क्योंकि मेरा जो गला थोड़ा ठीक नहीं है, तो थोड़ा सा मैनेज कीजिएगा। हाल तो आपको जो वॉइस है वो थोड़ा क्लियर ही आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आवर मदरलैंड इंडिया इज़ अ कंट्री ऑफ ग्रेट फिजिकल एंड कल्चरल डाइवर्सिटी। आपको पता ही होगा कि हमारे इंडिया में विभिन्न प्रकार के हमें फिज़िकल इंफ्रास्ट्रक्चर्स या फिर हम फिज़िकल स्ट्रक्चर, जैसे कि कहीं पे हमें माउंटेन्स, आइलैंड्स या फिर डेजर्ट, प्लेन एरिया, प्लेट्यूज, ये सभी देखने को मिलते हैं। तो मतलब भारत का जो लैंड मास है, दिस वॉज वेरी डाइवर्स इन नेचर एंड कल्चरल, क्योंकि हर एरिया में हमें अलग अलग तरह के लोग देखने को मिलते हैं। जैसे माउंटेन प्लेन रीजन पे अलग अलग लोगों की रहने की वजह से कल्चर भी अलग अलग दिखाई देता है, तो डाइवर्सिटी है बहुत ज़्यादा। इट इज़ कॉल्ड अ सब कॉन्टिनेंट। और भारत का जो हमारा, क्योंकि सब कॉन्टिनेंट उप महाद्वीप को बोला जाता है, क्योंकि भारत जो है 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है, बिकॉज इट इज़ अ लार्ज एंड यूनिक जोग्राफिकल यूनिट। भारत को एक भारत की और आसपास के इसके जो नेबर्स हैं उनकी जो एक लोकेशन को देखते हैं, तो हम उसको सब कॉन्टिनेंट बोला जाता है इसके जोग्राफिकल यूनिट के चलते। बिकॉज इट्स नेबर पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल एंड भूटान आर ऑल्सो पार्ट ऑफ इंडियन सब कॉन्टिनेंट। भारतीय उपमहाद्वीप के ये सभी देश और भारत को मिलाकर एक उपमहाद्वीप कहा जाता है। आइए अभी भारत की लोकेशन एंड साइज़ के बारे में डिस्कस करते हैं।
लोकेशन एंड साइज, स्थिति और आकार। इट इज़ लोकेटेड इन द सदर्न पार्ट ऑफ एशिया। एशिया का जो दक्षिण भाग होता है उसमें हम इंडिया की लोकेशन को देखते हैं एट द हेड ऑफ द इंडियन ओशियन। और जो हमारा हिंद महासागर पड़ता है उसके नॉर्थ में, उसके टॉप में अगर हम देखते हैं तो वो हिंद महासागर पड़ता है। हिंद महासागर के टॉप में हमारा इंडिया की लोकेशन पड़ती है। तो देखिए इट लाइज बिटवीन, तो अभी देखेंगे हमारा इसका लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड किस किस के बीच में इसकी लोकेशन पड़ती है। तो देखिए अगर मैं बात करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया है, भारत के मिड में से, यहाँ से अगर मैं बात करती हूँ तो यहाँ से हमें ट्रॉपिक ऑफ कैंसर हमारी निकलती है। तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निकलती है तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो होता है 23.5 डिग्री नॉर्थ होता है। तो इसी के नीचे कुछ ही हमारा इक्वेटर देखने को मिलेगा, हमें इक्वेटर देखने को मिलेगा। अब इक्वेटर से अगर हम नॉर्थ की तरफ आते हैं तो 8°4' नॉर्थ से हमारी इंडिया का जो साउथ पॉइंट है, दैट इज़ कन्याकुमारी, वो टच करता है 8°4' नॉर्थ में। और भारत का जो लद्दाख पोर्शन, पहले ये जम्मू कश्मीर में पड़ता था, लेकिन अभी जो हमारा टॉप मोस्ट जो पार्ट होता है वो लद्दाख लोकेट करता है, जो कि 37°6' नॉर्थ में पड़ता है। इसी तरह से अब जब भी हम ग्रीनविच से, ग्रीनविच यूके में है, ग्रीनविच के इस साइड में पड़ता है, तो ग्रीनविच से 0 की तरफ बढ़ेंगे तो 68°7' ईस्ट से शुरू होके भारत का जो कच्छ, गुजरात का, और ये पहुंचता है अरुणाचल प्रदेश जो हमारा सबसे पूर्वी हिस्सा है उसके 97°25' ईस्ट में। क्योंकि जो पूरा इंडिया है हमारा वो ईस्ट में पड़ता है, तो दोनों ही ईस्ट से लोकेट होते हैं। और क्योंकि 0 डिग्री से नॉर्थ में पड़ता है इसलिए दोनों ही एंड मतलब नॉर्थ में लोकेट करते हैं। तो देखिए इंडिया हैज़ टोटल जोग्राफिकल यूनिट ऑफ 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, भारत का जो भौगोलिक क्षेत्रफल है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड फ्रॉम लद्दाख टू कन्याकुमारी। लद्दाख टू कन्याकुमारी तक जो हमारा डिस्टेंस है ये या मैं इसको बोल सकती हूँ कितनी लेंथ है हमारी, तो 32,200 किलोमीटर। एंड फ्रॉम द कच्छ एंड टू फ्रॉम द कच्छ टू अरुणाचल प्रदेश, ये हमारी जो ब्रेथ है दिस इज़ ईस्ट टू वेस्ट, दैट इज़ 2900 किलोमीटर। तो व्हाट इज़ हाईएस्ट, तो दोनों में से अगर मैं देखूँ तो भारत का जो लंबाई है वो इसकी चौड़ाई से ज़्यादा देखने को मिलती है। इंडिया शेयर्स इज बॉर्डर्स विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान। अब आपके इसके डायरेक्शन के बिहाफ पे अब ये पता लगा पाएंगे कि इंडिया के किस साइड में कौन से देश, अगर आप मैप को अगर नहीं देखा है तो उससे इससे भी आप पता लगा पाएंगे। इंडिया शेयर्स इज बाउंड्रीज विद पाकिस्तान एंड अफगानिस्तान ऑल्सो इन द नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट की बात कर रही, मतलब जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाले एरिया से हमारा पाकिस्तान और अफगानिस्तान। और अफगानिस्तान तो सिर्फ लद्दाख से टच करता है, लेकिन पाकिस्तान हमारा इधर से जम्मू कश्मीर से लीजिए और इसको फिर पंजाब, राजस्थान से हम कनेक्ट कर सकते हैं। चाइना एंड नेपाल इन द नॉर्थ, भूटान इन द नॉर्थ ईस्ट, बांग्लादेश एंड म्यांमार इन द ईस्ट एंड श्रीलंका इन साउथ। द मेडिटेरेनियन ऑफ 82.5 डिग्री ईस्ट which runs through the middle of the country is taken as the Indian standard meridian। तो इंडियन स्टैंडर्ड जो लॉन्गिट्यूड्स है वो हमारा इंडिया का लॉन्गिट्यूड्स है जो हमें स्टैंडर्ड टाइम बताता है, दैट इज द 82.5 डिग्री ईस्ट। ठीक है, जिससे भारत के टाइम को कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट हम पॉलिटिकल डिवीज़न देखते हैं। पॉलिटिकल डिवीज़न जैसे मैप चैप्टर जब हमने किया था 4th चैप्टर, उसमें हमने देखा था कि पॉलिटिकल डिवीज़न कैसे करते हैं। जब हम ये देखते हैं कि किसी देश, किसी राज्य या उसके सिटीज़ के मतलब के बारे में बात करते हैं, तो पॉलिटिकल डिवीज़न देखिए, इंडिया इज़ अ यूनियन ऑफ स्टेट। भारत एक राज्यों का संघ देश है एंड यूनियन टेरिटरीज संघ शासित प्रदेश है। द कंट्री इज़ डिवाइडेड इंटू 28 स्टेट एंड 8 यूनियन टेरिटरीज। तो आज एट प्रेजेंट भारत में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश देखने को मिलते हैं। नेशनल कैपिटल रीजन, क्योंकि जो हमारी कैपिटल है, कैपिटल इज़ न्यू दिल्ली,
तो उस एरिया को हम नेशनल कैपिटल रीजन बोलते हैं, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र ऑफ दिल्ली। इसमें कौन कौन से एरिया इंक्लूड किए जाते हैं उसके आसपास के? द टाउनशिप ऑफ नोएडा, फरीदाबाद, गाजियाबाद एंड गुरुग्राम। ओके, तो अभी हम देखते हैं फिजिकल डिवीज़न कैसे कर सकते हैं भारत का। हम 6 भागों में बांट के फिजिकल डिवीज़न भारत का देखते हैं। ये जो भारत में हमें लोकेशंस या जिस तरह के हमें मैं बोल सकती हूँ हमने क्लासिफिकेशन किया हुआ है किस किस तरह की भारत में चीज़ें मिलती है, जैसे माउंटेन्स, आइलैंड, प्लेन, प्लेट्यूज, या फिर हम बात कर सकते हैं आइलैंड्स की। तो ये सब को मिला के हमने अपने भारत को 6 पार्ट में डिवीज़न किया है। द मेन लैंड कैन बी ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू 6 मेन डिवीजन्स। तो एक एक करके आइए देखते हैं हम। द नॉर्दर्न माउंटेन्स, तो भारत का जब हम मानचित्र देखते हैं तो उसमें सबसे नॉर्थ मोस्ट हमारा जो पार्ट पड़ता है दैट इज़ नॉर्दर्न माउंटेन। द नॉर्दर्न मोस्ट रेंज इज़ द कराकोरम रेंज। तो भारत में जो माउंटेन्स है उसके सबसे नॉर्दर्न में उत्तरी माउंटेन जो होता है वो कराकोरम रेंज होता है, और यही वो रेंज है जिसमें वर्ल्ड की सेकंड हाईएस्ट पीक, क्योंकि सबसे जो फर्स्ट हाईएस्ट पीक इन द वर्ल्ड दैट इज़ माउंट एवरेस्ट इन नेपाल, एंड वर्ल्ड सेकंड हाईएस्ट पीक इज़ माउंट केटू दैट इज़ लोकेटेड इन कराकोरम रेंज, और केटू को ही क्या बोल देते हैं, गॉडविन ऑस्टिन। द हिमालयंस कंसिस्ट ऑफ 3 पैरेलल रेंजेस, और हिमालय के अंदर 3 पैरेलल रेंजेस बनते हैं बिकॉज अकॉर्डिंग टू देयर टाइम, या फिर जब ये बनी थी उस टाइम के आधार पे हमने इसको मतलब कि लेयर्स में या रेंजेस में हमने इसको डिवाइड किया है। द नॉर्दर्न मोस्ट इज़ हिमाद्री, तो सबसे नॉर्थ में पड़ता है हिमाद्री, जिसको हम महान हिमालय भी बोलते हैं। साउथ ऑफ दिस मतलब नॉर्थन मोस्ट के जो सदर्न में पड़ता है दैट इज़ हिमाचल, और इस हिमाचल के अंदर ही आप नैनीताल और जो हमारे जो शिमला, ये सभी लोकेशंस हमें हिमाचल में देखने को मिलती है। द सदर्न मोस्ट रेंज इज़ कॉल्ड द शिवालिक, तो सबसे जो नीचे की होती है जो हमारी थोड़ी सी प्लेन एरिया में बोल सकते हैं, फुट हिल्स बोल सकते हैं, फुट हिल्स में जो पहाड़ियों का फुट हिल्स होता है उसमें शिवालिक पड़ती है। सेकंड देखिए, नॉर्दर्न प्लेन, जब भी हिमालय या माउंटेन ख़त्म होता है उसके दक्षिण में पड़ता है हमारा प्लेन मैदानी क्षेत्र फॉर्म्ड बाय द रिवर्स, और जो हमारा ये नॉर्दर्न उत्तरी मैदान जो होता है ये हमारी रिवर्स से बनता है। और कौन कौन सी मेजर्स रिवर है जो कि प्लेन बनाती है नॉर्दर्न? इंडस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र टुगेदर फॉर्म द नॉर्दर्न प्लेन। दीज प्लेन लाइज टू द साउथ ऑफ हिमालयाज, तो हिमालय के साउथ में ये लोकेट करता है। दिस इज़ द मोस्ट एक्सटेंसिव एंड वेल ड्रेन्ड फर्टाइल रीजन, और आपको पता ही होगा जैसे जिस भी एरिया से रिवर फ्लो करती है अपने साथ जो भी वो कंकर पत्थर या जो भी मिट्टी के कण वो साथ लेके चलती है, और जहाँ पे भी उनका डिपोजिशन करती है दैट लैंड विल बी सो फर्टाइल। तो जहाँ जहाँ से वो रिवर गुजरती है, तो इसीलिए बोला गया है कि क्योंकि नॉर्दर्न प्लेट से रिवर्स निकलती है तो ये जो भूमि होती है ये एक्सटेंसिव और वेरी फर्टाइल रीजन बन जाता है, जो कि यहाँ को पॉपुलेशन, दिस इज़ द मोस्ट एक्सपेंसिव एंड वेल ड्रेन फर्टाइल रीजन। और आपको पता ही है कि जो इसी के पास हमें ज़्यादा पॉपुलेशन भी देखने को मिलती है। थर्ड देखिए, द ग्रेट इंडियन डेजर्ट इन द वेस्ट, मतलब इंडिया का जो वेस्ट साइड है, द नॉर्दर्न प्लेन एक्सटेंडेड इनटू अ ड्राई हॉट सैंडी स्ट्रेंच ऑफ लैंड कोल्ड द थार डेजर्ट। जो हमारा उत्तरी मैदान है उसके दक्षिण में हमें ड्राई सूखा क्षेत्र और हॉट सैंडी रेतीला गर्म क्षेत्र मिलता है, जो कि भारत का थार डेजर्ट, थार नाम का जो भारत में मरुस्थल है वो दिखाई देता है, लोकेटेड इन राजस्थान एंड नियर बाय प्लेसेस। रीजन एक्सपीरियंस वेरी लिटिल रेनफॉल, और क्योंकि किसी भी क्षेत्र को हम डेजर्ट में इसलिए कन्वर्ट कर देते हैं क्योंकि वहाँ पे रेनफॉल नहीं होता है और टेम्परेचर हाई होता है। फोर्थ देखिए, द पेनिनसुलर प्लेट्यू, ये पेनिनसुलर प्लेट्यू भारत का जो प्रायद्वीपीय पठार या प्रायद्वीपीय भारत बोल सकते हैं, लाइंग साउथ ऑफ द नॉर्दर्न प्लेन इज द ट्रैंगुलर शेप्ड, ट्रैंगुलर शेप होती है ना इसकी, भारत का जो दक्षिण भाग है, लैंडफॉर्म विच इज़ मेड अप ऑफ हार्ड इग्नियस एंड मेटामॉर्फिक रॉक। जो भारत की जो रॉक्स, 3 तरह की जो रॉक्स होती है, इग्नियस, मेटामॉर्फिक और सेडिमेंट्री। तो जो हमारा पेनिनसुलर प्लेट्यूज है, क्योंकि आपको जब पता होगा जब भारत में जो इक्वेटर से जब दक्षिण में था भारत की लोकेशन बहुत समय पहले, तो
और जब भारत के जो अर्थ के नीचे जब बहुत सारी एक्टिविटीज़ हुई जिसके चलते भारत इक्वेटर से नॉर्थ में पहुंच गया, तो एक वोल्केनो के ऊपर से निकला था, तो जिसके चलते इसके जो पेनिनसुलर इंडिया है भारत का, वो इग्नियस और मेटामॉर्फिक रॉक से बना हुआ है। द मालवा एंड द दक्कन प्लेटू लाइज इन द विंध्य एंड द सतपुड़ा रेंज। जो भारत के अंदर गुजरात और महाराष्ट्र में जो विंध्य और सतपुड़ा रेंजेस पड़ती है, उसमें हमारा मालवा और दक्कन प्लेट्यू पठार पड़ते हैं। नेक्स्ट देखिए कोस्टल प्लेन। कोस्टल प्लेन ये होते हैं, जैसे ये हमारा दक्षिण भारत है, तो इसका जो ये जो कोस्ट से लगा हुआ जो बिल्कुल टच करता हुआ जो क्षेत्र है, वो हमारा कोस्टल प्लेन होता है। दिस प्लेन लाइज टू द वेस्ट एंड ईस्ट ऑफ द वेस्टर्न घाट एंड द ईस्टर्न घाट। तो वेस्टर्न और ईस्टर्न घाट का जो ईस्ट और वेस्ट प्लेन होता है, उसी को हम कोस्टल प्लेन बोलते हैं। बिटवीन गुजरात एंड गोवा द प्लेन इज कोल्ड, मतलब इनके अलग अलग लोकल नेम से इनको पुकारा जाता है। तो गुजरात और गोवा में इधर प्लेन को बोला जाता है कोंकण तट या कोंकण कोस्ट, और गोवा से अगर हम केरल की बात करते हैं तो इसको बोला जाता है मालाबार कोस्ट। इसी तरह से अगर हम उड़ीसा से बात करेंगे आंध्र प्रदेश तक, तो इसको बोला जाता है उत्तरी सरकार, और आंध्र प्रदेश से अगर हम तमिलनाडु में आते हैं तो इसको बोलते हैं कोरोमंडल तट। नेक्स्ट देखिए द आइलैंड ग्रुप्स। लक्षद्वीप इन द अरेबियन सी। लक्षद्वीप हमारा वेस्ट साइड में पड़ता है और ये हमारा अरेबियन सी में पड़ता है। एंड द अंडमान एंड द निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल, ठीक है, और अंडमान और निकोबार बे ऑफ बंगाल साइड में पड़ते हैं। द लक्षद्वीप आइलैंड आर अ ग्रुप और स्मॉल कोरल्स आइलैंड मैनी ऑफ विच आर इन अनइनहेबिटेड। और जो हमारा लक्षद्वीप आइलैंड है वो कोरल से बना है, कोरल्स, ये कोरल आइलैंड है लक्षद्वीप, और जो कि रहने लायक भी नहीं होता है। देखो कोरल क्या होती है, कोरल एक समुद्री जीव होता है, और समुद्री जीव होने के साथ साथ जब ये मतलब कि ये मरता रहता है तो उसी के ऊपर बार बार ये कोरल फूटते रहते हैं, उसी के ऊपर अपना घरोंदा बनाते रहते हैं, या उसी के ऊपर अपना बार बार एस्टेब्लिश होते रहता है ये जीव। और जब ये जीव बार बार एक दूसरे के ऊपर एक अपनी परत चढ़ाता रहता है तो ये समुंदर से बाहर आ जाता है, जिससे कि हाँ एक परत बन जाती है अर्थ पे। तो उसी से लक्षद्वीप का निर्माण हुआ है, पर ये रहने लायक नहीं होता है। तो कुछ कुछ एरिया में इसकी लोकेशन रहने लायक हो जाती है, लेकिन जो लक्षद्वीप है जो कोरल आइलैंड से बना हुआ है वो इनहेबिटेड है, रहने लायक नहीं है। ठीक है, थैंक यू फॉर दिस इज फिनिश्ड फॉर टुडे। Now we have completed our political and geography of class 6. Now from next week we are going to start with history of class 6. So thank you for watching my channel. Do share, like and subscribe. Thank you.